जहाँ पर ये फोर्थ ब्रदर चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि वे सभी के सभी लोग अभी भी फायर बैटल करने में लगे हुए हैं। हम अपने विनर को डिटरमाइन नहीं कर पाए, हमें और करना है फाइट। तो एमसी उससे क्या लगता है कि इसे हम लोग विल्ड फायर की तरह फाइटिंग करना कहते हैं। अगर तुम रुके नहीं यहाँ पर तो मैं तुमको इतना बुरी तरीके से पीटूंगा कि तुम्हें सितारे दिख जाएंगे। तो मैं समझ में आई मेरी बात। जहाँ पर लिंगलिंग उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं उससे क्या लगता है कि मदर, मेरी जो सेकंड सीनियर ब्रदर है उसका नाम जिया चांग है, वो भी एनलाइटमेंट वैली से और बहुत पावरफुल बंदा है। और इन्होंने मुझे काफी ज्यादा गाइडेंस दी है और एनकरेजमेंट भी दिया है और मैं हमेशा से इनसे ट्रेनिंग लेते हुए आ रही हूँ। जिसको देखकर फोर्थ ब्रदर उससे क्या लगता है कि ये बंदा आई मीन जो लिंगलिंग उससे क्या लगती है ये हमारे डॉगी है, सेकंड सीनियर ब्रदर का डॉग है। ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखते हैं। और ये जो साइड में खड़ा है वो वेस्टर्न कल्टीवेटर है, वो अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उससे क्या लगता है कि काउ आई मीन लिटिल जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हारा फोर्थ सीनियर ब्रदर हूँ और एक स्वॉर्ड मैन भी बेस्ट, और मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा एकदम एकदम। इसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होती है और एमसी से पूछ लगती है कि आखिरकार कितना ज्यादा अजीब बात है ना कि आखिरकार जो हमारे मास्टर है वो अलग अलग तरीके के एवरी स्पीसीज के बंदे को अपने साथ रखते हैं। तभी एमसी क्या लगता है कि तुम्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। स्वॉर्ड लुनाटिक उससे पूछ लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उससे क्या लगता है कि मैं बस तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ पर आ चुका था और मैं तुम्हारे साथ दुआल करना चाहता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ सेकंड सीनियर ब्रदर से फाइट करना चाहते हो। तो मैंने खुद इनिशिएटिव लिया, खुद यहाँ पर आया हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। वैसे भी आज ना कभी तो मुझे फाइट करना ही था और मैं पूरे पूरे क्यूशी कंटिनेंट का बेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ। इसकी फालतू की बहस देखकर वो वॉर हो जाती है और क्या लगता है कि इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट वो चंगे और सेकंड सीनियर ब्रदर के बीच में वो क्या हो सकता है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें इसकी बात को यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है, ये काफी ज्यादा चैलेंज, ये मुझे चैलेंज करने में लगा हुआ है उस साल से। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आती है, उसकी बात को काटती है। उससे क्या लगती है कि तुमने अपनी स्पेशल को खोल लिया ऑलरेडी। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैंने उसके ऑलरेडी देख लिया था लिटिल जूनियर सिस्टर के स्पेशल रूट को, वो काफी ज्यादा वेस्ट स्पेशल रूट थी उसके सरफेस पे, लेकिन उसकी जो मर्डरेंस थी वो एक्चुअली ब्लॉक्ड। तो मैंने अपने एलाइनमेंट वैली की स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड का इस्तेमाल कर दिया था इसके स्पेशल रूट को वापस से ओपन करने के लिए। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले और मुझे धन्यवाद कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी फोर्थ ब्रदर उससे क्या लगता है कि हमें तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, इसकी जो ट्रीटमेंट मेथड है वो काफी ज्यादा नाइस है, मानना पड़ेगा। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसको देखकर लिंगलिंग उससे पूछते कि मदर आखिरकार आप क्यों नहीं चाहते हो कि मैं कल्टीवेट करूं अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि आप हमेशा से मेरे बारे में यही सोचती हो कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और काफी अनवर्ती हूँ आपकी डॉटर होने के लायक, बिल्कुल भी नहीं। अब जबकि मैं फाइनली स्ट्रॉन्गर बन चुकी हूँ और मैं फाइनली प्रूव कर सकती हूँ अपने आप को, तो आप फिर भी क्यों नहीं चाहते हो कि मैं कल्टीवेट करूँ और पावरफुल बनूं। तभी उसकी मदर लिंगलिंग को तुरंत गले लगा लेती है और उससे क्या लगता है कि तुम स्लीप चाइल्ड कहीं की, मैंने कभी भी तुम्हें लॉकडाउन नहीं किया है अपनी जिंदगी में। बस बात इतनी सी है कि तुम्हारी जो वाटर स्पिरिचुअल रूट है वो तुम्हारी जिंदगी की दाव पर लगा सकती है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसको देखकर लिंगलिंग कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगता है कि एक वाटर स्पिरिचुअल रूट, तो वो एल्डर उसे बताने लगती है कि जी हाँ तुम्हारे पास वाटर स्पिरिचुअल रूट है। तो लिंगलिंग उससे पूछती है लेकिन मेरी जो स्पिरिचुअल रूट थी वो तो ट्रैश स्पिरिचुअल रूट नहीं थी पहले क्या। तो मॉम उसकी उसकी बताने लगती है और कहने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास वाटर स्पिरिचुअल रूट नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारे पास सबसे ज्यादा रेयरेस्ट 9 हेवंस मिल्की वे की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सिक्यूज और टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट मौजूद थी, वाटर स्पिरिचुअल रूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंचुरी में एक ही बार आती है। ये बात सुनने के बाद वो फ्लेक्स मारने लगती है हमारे एमसी को और कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर जरा देखो तो जरा, मेरे पास वाकई में एनलाइटमेंट वैली के पास एक और होप बची हुई है। इसको देखकर वो वहां पर रोना चालू कर देता है। भाई साहब आज तक उसे स्पेशल एनर्जी ना मिल पाई और उसकी जूनियर सिस्टर भी उससे पावरफुल निकली और कहने लगता है मुझे लगा था कि मैं ही मुझे एक ऐसी जूनियर सिस्टर मिल चुकी है जिसके पास कोई भी स्पेशल रूट मौजूद नहीं है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रियल डील, आई मीन निपट सकता हूँ मैं इससे, बिल्कुल मेरे बराबर की होगी। लेकिन मुझे पता चला भाई ये तो मुझसे भी टॉप लेवल की निकली। लगता है कि मेरी जो किस्मत है मैं अकेला ही रहने के लिए बना हुआ और मैं ऑर्डिनरी पर्सन ही बनकर रहूंगा जिंदगी। तभी वहां पर अर्थक्वेक वापस से आना चालू हो जाता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या लगते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या होने में लगा हो। लेकिन इस यहाँ पर तो कोई पैसिफिक रिंग फायर नहीं है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक क्यों आ रहा है। तो डॉगी चिल्लाते हैं उससे कहने लगते हैं एल्डर्स यहाँ पे जो र्यूमर्स है यहाँ पर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आने के वो सही है क्या। तो एल्डर उससे कहने लगते कि लिंगर तो मैं यहाँ से जिंगलिंग जल्दी से जाना होगा, इस सोल एस्केप से फर्नेस का इस्तेमाल करो और मेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल रूट को स्वैप कर, और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस आप तुम्हारा जो मैटर है उसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर तुम अपने सीनियर ब्रदर के साथ इस चुड़ैल को छोड़कर चले जाना, जितना दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम स्वैप क्यों करना चाहते हो मेरे साथ अपनी स्पेशल रूट मदद, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने में लगी हुई है। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि जो सेक्ट उसमें वाटर स्पेशल लूट बहुत ज्यादा अनक्लियर है। अगर तुम वाकई में स्पेशल लूट को स्वाइप कर लोगी तो जो लिंगर और जो तुम, फिर इससे तुम्हारे लिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं हो जाएगी क्या। और तो और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर कुछ एल्डर्स हैं जो कि तुम्हारे साथ निपटना चाहते हैं और बहुत ज्यादा दुश्मनी है तुम्हारे पास। अगर वो इस समय का फायदा उठाते हैं इस केओस का, फिर वो तुम्हारी जो किस्मत है फिर तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या ही हो जाएगा। ये बात सुनकर लिंगलिंग और शौक हो जाती है और सोचने लगती है कि इस तरीके से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी मदर को नेडर्स की तरह मार दिया जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते और कैसे भी तरीके से स्वैप नहीं करना चाहती मैं स्पेशल रूट को। तो हमारा एमसी उसके आगे आकर उससे क्या लगता है कि एल्डर शी जो लिंगलिंग है वो मेरी जूनियर सिस्टर है, ऑफ कोर्स की बात है मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करोगी आखिरकार क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर बाहर और अंदर, तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा और मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा मदद करने के लिए। तो एल्डर उससे क्या लगती है कि यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं है और मैं आउटसाइडर, खैर आई मीन सब लोग आउटसाइडर है, मैं इंटरफेयर करने के लिए अपने सेक्ट के अफेयर में परमिशन नहीं दे सकता।
और तुरंत ऑर्डर देती है कि चेंगे जल्दी से जाओ, हमारे गेस्ट को बाहर लेकर जाओ खाली फुर्सत में। तभी हमारा एमसी वहां पर अपने फोर्थ ब्रदर को बुलाता है और वापस से वही टेक्निक का आजमाता है और उससे कहने लगता है कि हे जल्दी से तुम यहाँ पर आओ, शिंगलिंगर की जो वाटर स्पेशल रूट की जो न्यूज है वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा तक दूर तक फैला देना, और इस बात का ख्याल रखना कि पूरा पूरा सेट को इस बारे में पता चले। और वो तुरंत इस बात से एग्री हो जाता है और इस तरीके से जब वो इस एल्डर को धमकाता है तो एल्डर गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम यहाँ पर सोल स्क्रप्शन फर्नेस को सर्च करने में लगे हो, अगर तुमने किसी को भी इस वर्ड के बारे में बताने के बारे में सोचा तो मैं इस फर्नेस को यहीं पर तोड़ दूंगी, चूर चूर कर दूंगी और तुम्हें कभी भी ये नहीं मिलने वाला। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि डैम इट, यहाँ पर लगता है कि मेरे मुकाबले कोई लौंडिया मिल चुकी है। तभी वो दोनों के दोनों पीछे जाकर बात करते हैं। एमसी कहने लगता है कि इस बार जो पर्सन मुझे दुश्मन मिला है वो मेरे बराबर है, लगता है कि तुम्हें वो चीज बाहर निकालनी पड़ेगी। वो कहने लगता है कि मुझे पता था, लगता है कि हमें उस आइटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी हमारा एमसी वहां पर अपने मुंह से खून निकालने लगता है और वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है। इसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और रोते रोते उससे कहने लगता है कि जो तुम्हारा सेकंड सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं मरना चाहता, प्लीज 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 मेरी जो आखिरी इच्छा है वो मेरी मदद करो पूरी करने में। मेरा जो टाइम है वो ऑलरेडी खत्म होने वाला है और मैं जल्दी असेंड करने वाला हूँ, और लेकिन मैं मरना तो नहीं चाहता कुछ लोग बेवकूफों के कारण, और मैं नहीं चाहता कि बिना एक्सप्लेन किए मैं यहाँ पर मर जाऊं। और भाई लिंगलिंग उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेती है क्योंकि जो लिंगलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे रिसेंबल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी जो लाइफ है जब तक जो विटनेस करेगी लिंगलिंग उसका जो ट्रिब्यूलेशन है उसको मैं विटनेस कर सकूँ अपनी आंखों से, असेंड होते खुद देख, और फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई भी रिग्रेट्स नहीं बचेंगे। मैं लिंगलिंग को अच्छी तरीके से बारे में उसके तरह जानना चाहता, लेकिन वाकई में किस्मत कितनी खराब होती है, मैं वाकई में जिंदा नहीं रह सकता उस दिन को देखते हुए। और फोर्थ ब्रदर रोते रोने चालू कर देता और क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर आप ऐसे मर नहीं सकते, और सारी की सारी जो बेइज्जती होती है वो एल्डर की तरफ थ्रो कर रहा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि लिंगर तुम्हारा जो ब्रदर है वो ऑलरेडी मत मरने वाला है, तो तुम अपना ख्याल रखना और इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मुंह से जो खून निकलने में लगा हुआ है वो तुम्हारी मदर के द्वारा नहीं कॉज किया गया, और ये एब्सोल्युटली इसका कुछ भी लेने देना नहीं, बट रियलिटी में बस कैचअप। ये बात सुनने के बाद वो वहाँ पर आता है, उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इतना जबरदस्ती कर रहे हो बात जानने के लिए, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। जो वाटर स्पिरिचुअल रूट है वो पूरे के पूरे ब्राइट मून विलाको डूम की तरफ लेकर जाएगा, और इसलिए जो पूरा का पूरा जो सेक्ट है वो रूथलेसली एलिमिनेट करता है जिसके पास भी वाटर स्पेशल रूट होती है। जहाँ पर चेंगे से एल्डर कहने लगते हैं कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है सेट का, तुम नहीं बता सकते इसको। इसको देखकर चेंगे उससे कहने लगता है कि भले ही अगर एल्डर आप नहीं बताना चाहते तो आपको वाकई में ऐसा लगता है कि ये सही नहीं रहेगा आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना इनके लिए, और जब तक आप कलोर ही नहीं बंदा गिव अप नहीं करने वाला, ख्याल रखना इस बात का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप इसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हो तो यहाँ पर ये बंदा आपकी मदद करने में कामयाब रहेगा। ये बात सुनकर एमसी भी शॉक हो जाता है और तुरंत उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो बताने लगता है कि जो ब्राइट मून का जो विला है वो एक बहुत ज्यादा फ्रीजियो तो खतरनाक बीच को सील कर रखता है जो कि वाटर स्पेशल रूट है, और सिर्फ यही इसे अनलॉक करने की एक चाबी है सील से। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो जो मेरा मिशन है इस बार उस बंदे को और बीस्ट को मारने का, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि तुम्हें उस बीस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। और वो सारी की सारी स्टोरी को बताने लगता है किस तरीके से उसके एंसेस्टर ने उससे फाइट की और उस फाइट के उसकी पावर बहुत ज्यादा थी और उसे मारा नहीं जा सकता था और वो वाटर को कंट्रोल कर सकता था। तो इसे सील करने का सिर्फ एक ही तरीका, क्योंकि वाटर स्पेशल रूट वाला बंदा अपनी कुर्बानी देते हैं इसे सील करने के लिए। तो फोर्थ ब्रदर से पूछता है कि मैंने सब कुछ तो देख लिया लेकिन क्लियरली कुछ समझ में नहीं आया। तो एमसी कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, उसे एक्सप्लेन करता हूँ, और सारे के सारे सिचुएशन को वापस से फिर से एक्सप्लेन करने लगता है और फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है वाटर स्पेशल रूट। और इसी तरीके से वे सभी के सभी इस वाले स्पेशल रूट को एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं ताकि वो इस बीस्ट को बाहर न निकाल पाए। और जो वाटर स्पेशल स्पिरिट रूट तुम्हारे पास मौजूद है तो वो खतरा हो सकता है सभी के लिए। और जो कोलोसियल फ्लड ड्रैगन है वो एक एक्योटेक यानी कि वाटर बीस्ट, और वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है जिसके पास भी वाटर स्पेशल रूट होती है, और इसलिए जो भी इंडिविजुअल वाटर स्पेशल रूट के होते हैं वो सील को तोड़ने में कामयाब रह सकते हैं। इसलिए सेक्ट सभी के सभी डिसिपल्स को या तो बाहर फेंक देता है वाटर स्पेशल रूट के बंदों को, या फिर मार देता है या फिर कैद कर देता है। अगर गलती से भी यहाँ पर आ गया तो वो बंदा उस वाटर स्पेशल रूट को समन करने में कामयाब रहता है और उनको अपने पपड़ की तरह कंट्रोल कर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसी दिन से इस पूरे के पूरे ब्राइट मून विला में जिसके पास भी वाटर स्पिरिट रूट होती है उन सभी को दरिंदगी से मार दिया जाता है। इसको देखकर एमसी उनसे पता चलता है तो कहने लगता है कि तुम्हारे जो मेथड्स है वो वाकई में एब्सोल्युटली इनह्यूमन है, मानना पड़ेगा। इसको देखकर चेंगे उससे कहने लगता है कि अगर हमने उस वाटर स्पिरिट रूट को यहाँ पर रखा होता तो आज नहीं तो कल वो सील फिर से टूट जाती और उस समय पर हमारा पूरा का पूरा विला डिस्ट्रॉय हो चुका होता उस कोलोसियल फ्लड ड्रैगन के कारण, और पूरे का पूरा एंटायर क्यूशो कंटिनेंट भी शायद खतरे में पड़ जाता, और इसलिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था उसे सील करने का। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि आखिरकार ऐसी बात है तो जूनियर सिस्टर ट्रैश कैसे बन गई। जब पहली बार फिफ्थ सीनियर सिस्टर ने इसे एक्सप्लेन किया था, स्कैन किया था, और उन्होंने कहा था कि इसकी जो स्पिरिट रूट है वो सब्जेक्टेड की गई है बहुत ज्यादा फोर्स के साथ और एक्सट्रीमली फोर्स का इस्तेमाल किया था जिससे कि ये ब्लॉक्ड हो चुकी है। तभी एल्डर उससे कहने लगती है कि ये सारी की सारी गलती मेरी, वो मैं थी जिसने पर्सनली अपने हाथों से इसकी पूरी की पूरी स्पेशल रूट को डिस्ट्रॉय किया। सीलिंग लिंग के फुल मून सेलिब्रेशन की रात को उस ब्राइट मून मैनर में एक भयानक युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में सभी के सभी एल्डर्स ने उस लिंग की मदर को बुरी तरीके से हरा दिया था और कहने लगता है ये इविल क्रीचर है भगवान, ये हमारे यहाँ का ट्रूली फॉर्मिडल है, हम इसे जिंदा नहीं रह सकते, इसका जो सोल फ्रेगमेंट
प्रोजेक्शन है वो पजेस करता है बहुत ज्यादा पावर को। सप्रेस करने के लिए हम चारों को कंबाइन कर पावर लगानी पड़ी और सबसे ज्यादा जली हुई लगती है ये थर्ड एल्डर, जो कि उससे कहने में लगी थी, शीरान तुम्हें अपनी डॉटर को हैंड ओवर करना होगा, हमें उसे मारना है, क्योंकि तुम्हारी जो डॉटर है वो पजेस करती है वाटर स्पिरिट रूट को, जिससे कि जो कि हमारे पूरे के पूरे मैनर के लिए कैटेस्ट्रोफ लाने के लिए काफी है और हमारे मैनर के रूल्स के हिसाब से इसे मरना होगा। इसको देखकर एल्डर उससे कहने लगती है कि आपको शांत हो देना चाहिए, सभी के सभी लोग, मेरे पास दूसरे भी रास्ता है इस निपटाने के। और जब भड़ू उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है तो वो थर्ड एल्डर उस भड़ू को ही पकड़ लेती है और उससे कहती है कि यहाँ पर कुछ भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, मगर जो वाटर स्पिरिट रूट है उसे डिस्ट्रॉय होना ही होगा। हमने ऑलरेडी इतना सफर लॉसेस को सफर किया है, इतना परेशानी का सामना किया है। अगर ये गोंग यान इसको एक्सपोर्ट कर लेगा इस अपॉर्चुनिटी को, तो पूरा का पूरा क्योशिक कॉर्डिनेट तबाह हो जाएगा। तो बुढ़े क्या लगता है, लेकिन लिंगलिंग अभी भी बहुत ज्यादा छोटी है, तब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता उसकी मदर के पास, तो वो अपने हाथों से इसकी स्पेशल रूट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है और क्या लगता है कि अब ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसकी स्पिरिट रूट, अब तुम इसकी जिंदगी बच सकते हो क्या। जिसको देखकर वो सेकंड एल्डर काफी रोना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, नहीं ये नाइन हेवनली, ओ नहीं, जो जो दर्द है ना नाइन हेवनली गैलेक्सी, वो कितना रेयर और सुप्रीम ग्रेड की स्पिरिट रूट थी। और इस तरीके से ये बंदा कहानी सुनाने में लगा हुआ था और फाइनली इस तरीके की सिचुएशन हुई और जब ये बात लिंगलिंग को पता चलती तो वहीं पर रोना चालू कर देती। तो फोर्थ ब्रदर उससे क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर अगर आखिर का जो गाय है वो इस तरीके से इल्यूजन और प्लेस को परफॉर्म क्यों करने में लगा हुआ है, ये बंदा क्या ये मैजिक ट्रूप का हिस्सा है। ये बात सुनकर सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि इसे मूड को सेट करने का तरीका कहते हैं। खैर वो सब छोड़ो, ये तो इन दोनों का एक मजाक था। तभी वो एल्डर्स की तरफ आते हैं, उससे कहने लगते हैं कि उस दिन से हम सभी के लोगों ने उस गोंगियान सोल की फ्रेगमेंट को सप्रेस करने के लिए एक साथ फोर्स को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके कारण हम सभी को काफी ज्यादा इंजरीज का सामना भी करना पड़ा था। मेरी फाउंडेशन उसमें बहुत ज्यादा बैटल में डैमेज हो चुकी थी और उस इंजरीज के कारण उसकी जो फाउंडेशन थी वो डैमेज होने के कारण वो बैटल के मुझे सेक्युलेशन में रहना पड़ रहा है उस समय से, और मैंने उससे में से किसी को भी नहीं देखा, जहां तक कि अपनी डॉटर को भी नहीं। ये बात सुनकर उसकी मॉम उससे कहने लगती कि मैंने खुद अपने हाथों से इसकी स्पिरिट रूट को डिस्ट्रॉय किया था, तो मैं कैसे इसको देखती। इसको देखकर लिंगलिंग उससे कहने लगती कि मैं सभी के सभी लोग मुझे इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि मेरे पास डिसेबल्ड स्पिरिट रूट थी, और ना ही मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एम्बेरेस वाली बात। तो एमसी उससे कहने लगता कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन जो लिटिल शी में ही है, आई मीन लिटिल लिंगलिंग है, उसे अभी तक पूरे के पूरे ब्राइट मून मैनर में बिल्कुल भी सही से समय नहीं गुजारा है। इसकी मदद होने के नाते तुम वाकई में गिल्ट महसूस नहीं करती हो क्या। तो वो उससे कहने लगती है, लेकिन जो सर्वेंट थे जो कि मुझे मैसेज कर भेजा करते थे, उन्होंने कहा था कि वो लिंगलिंग का इस तरीके से ख्याल रखते हैं। इस बात को सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डरशिप में मैं आपको बता सकता हूँ कि जानबूझकर इन्फॉर्मेशन में मैसेज में इंटरफेयर कर रहा है कोई बंदा। और ये तीनों की तीनों जो एल्डर्स हैं ऑब्वियसली सी बात है कि तुमसे पंगे लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो जो एल्डर 4 है वो काफी ज्यादा पैसिव ऑब्जर्वर है और जो एल्डर 2 है वो हमेशा न्यूट्रल पार्टी ट्राई करते हैं बनने का। और मेरे पूरे के पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को देखकर लगता है कि जो वेयरफुल होता है यूजुअली सबसे ज्यादा पावरफुल और दिमागदार बंदा हो, और भाई कल्पिट होता है सबसे ज्यादा बड़ा। ये बात सुनकर फोर्थ ब्रदर कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर बिल्कुल सही कहने में लगे हुए, जो रियल कल्पिट है वो वही होगा, और वो अपनी हेवन की ब्लेस की डिवाइनेशन को आपका इस्तेमाल करने लगता है। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम फिर से भाई से बकवास चालू करने लगे, जहाँ पर वो बताता है कि उस रियल कल्पिट को हमें ढूंढना है तो हमें एविडेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी सभी के सामने, और ये अपने मंत्र वंत्र फूक कर बढ़िया तांत्रिक वांत्र करने लगता है। तो इनकी बातें चल रही होती तो ये उससे कहता है कि आखिरकार हमारे पास इतना टाइम नहीं है स्लोली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो अर्थ क्योंकि वो तेजी से बढ़ने में लगे हुए हैं और समय के साथ साथ उनकी पावर भी बढ़ रही है, और उसके साइन इससे पता चलता है कि उसकी अविनिक के समय आ चुका है, तो वह इंक्रीजली एक्टिव होना पड़ेगा और वो जल्दी वो बंदा आजाद हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे। इस बात को सुनकर लिंगलिंग शर्माती है, उससे कहने लगता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है। तो एमसी कहने लगता है मन में सोचते हुए यहाँ पर बिल्कुल भी सिचुएशन फिट नहीं बैठ रही। तो एल्डर कहने लगती है कि इसलिए तो मैं इसके साथ स्वैप करना चाहती थी अपनी स्पेशल रूट को लिंगलिंग के साथ। तभी फोर्थ ब्रदर आगे आते उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रखो, अगर भले ही हम स्पिरिट रूट को स्वैप कर लें, लेकिन उस गोंग के द्वारा तुम्हें सबको समन कर लिया जाएगा अगर तुम जहाँ पर रुकती हो तो भी, और कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा तुम्हारे तरह के सारे एफर्ट। इसको देखकर वो दूसरा बंदा चिल्लाते पीछे से कहने लगता है कि तुम एल्डर के डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो इस तरीके से, इससे हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे वेस्ट में चले जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यहाँ पर 5 एंसेस्टर हुआ करते थे सप्रेस करने के लिए गोंग यान को, और उनके पास वाटर स्पेस रूट थी, उन्होंने अपने सेक्रीफाइस कर दी थी ताकि इस फॉर्मेशन से वो इसे सील कर सके। और क्योंकि जो फॉर्मेशन है वो वाटर स्पीड रूट को कंटेन करती है, इसलिए इसे खोलने का तरीका भी वही है। तो एमसी बात सुनकर उससे क्या लगता है कि सभी के सभी लोग जैसे कि जानते हैं जो भी तुम्हारे जो 4 एल्डर्स या फिर तुम्हारे 5 एल्डर्स थे, मुझे उनके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये बंदा कहता है जो मेरे मास्टर थे उन्होंने विटनेस किया था उनके खुद इवेंट को, और उन्होंने मुझे टास्क दिया है, या फिर इसके मास्टर को भी ये टास्क दिया गया था कि उस जिसके पास इसने फॉर्मेशन बनाई है उसको मारने के लिए। और सच्चाई ये है कि उस गोंग यान को उसको पकड़ने के लिए, आई मीन उसको सप्रेस करने के लिए जो ग्रैंड एल्डर है वो अपने कल्टीवेशन का इस्तेमाल करने में लगी है इसकी सील को एनफोर्स करने के लिए, जिससे कि उसने अपनी काइंडनेस दिखा दी है, और इसलिए मैं तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए रोकने की कोशिश कर रहा था समय से।
इसको बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि भले ही वो अच्छी है या फिर नहीं है, ये यहाँ पर रुके या नहीं रखे, लेकिन जब पूरा के पूरा सेक्रीफाइस के कारण तुम सप्रेस करने में कामयाब तो रहे, लेकिन अब उसे रिलीज किया जा रहा है यहाँ। ये बात सुनकर डॉगी उससे कहने लगता है कि ये चलती फिरती स्केपगोट है और कुछ भी नहीं। तो लिलिंग की मदर उससे कहने लगती है कि सूजी याचंग, मैं यहाँ पर एक सेल्फिश रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपनी लिंग को अब तुम्हारी एनलाइटमेंट वैली पर सौंपती हूँ, प्लीज इसका ख्याल रखना जितना ज्यादा हो सके और इस जगह से दूर ले जाओ और कभी वापस ही मत आना। इसको देखकर ये बंदा उससे कहने लगता है, ग्रैंड एल्डर, मैंने हमेशा से आपके डिसीजन पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए डिसएग्री हूँ, लेकिन जो सूज याओचंग है वो शायद अनसील कर शी लिंगलिंग की स्पिरिचुअल रूट को थोड़ा बहुत तो प्लान बना ही सकता है, शायद इसे सॉल्व करने का इस्तेमाल जो चाबी है वो यही है। ये बात सुनकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा सही तो कह रहा है, जो लिटरेसी में की जो स्पिरिचुअल रूट है वो ऑलरेडी में अनसील्ड हो गई थी उस एनलाइटमेंट वैली की प्रोसेस में, लेकिन वो परफेक्टली नॉर्मल तरीके से है। मुझे लगा था जो गोंग आएंगे वो उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा, लेकिन जो वाटर स्पिरिट रूट होने के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे दूर से, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक और वाटर स्पिरिट रूट मौजूद है यहाँ पे, जिसको देखकर एमसी लिंगलिंग के पास अगर उससे कहता है कि यहाँ से भागना हमारे लिए बिल्कुल हमारा स्टाइल नहीं है, तो मैं तो पता ही होगा, और तो और हमारा जो प्लान है वो शी मेई को वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाने का है। और बात करें लोकेशन के बारे में कहाँ सिखाने वाले, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो हमारा जो ब्राइट मून में होने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सभी एल्डर यहाँ पर ग्रुप खड़ा कर लेते हैं और क्या लगता है कि हमारा जो फॉर्मर ब्राइट मून मैनर के ग्रैंड एल्डर थे शी रेन और उसकी जो डॉटर है शी लिंगलिंग, वो दोनों के दोनों चाहे कुछ भी हो जाए आज हमारे हाथों से मारे जाएंगे, क्योंकि जो शी रान की डॉटर है वो उसने अटेम्प्ट किया था उस इविल क्रीचर गोंग यान को आजाद करने के लिए, तो उसके द्वारा उसे कंट्रोल किया जा चुका है और वो हमारे ब्राइट मून मैनर को तबाह करना चाहते हैं और हमारे लॉ को तोड़ना चाहते हैं। और इस बात से सारे के सारे एल्डर एग्री भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो इस थर्ड एल्डर को हो रहा होता है, जो कि चिल्लाते हुए कहने में लगी होती है कि जो गू चेंग है वो डिजर्व करता है स्वॉर्ड वैली को, स्वॉर्ड फॉर्जिंग वैली को, आई मीन उस स्वॉर्ड फॉर्जिंग वैली को जो डिजर्टेड कर दिया था चेंगे ने और हमारे दुश्मन का साथ देने में लगा हुआ है, तो उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए शी। और पीछे से वो दोनों के दोनों ये बात सुनने में लगे होते हैं। जब वो थर्ड एल्डर आग बूला होते हुए चिल्लाते हुए कहने में लगी थी कि वो डॉग कहीं के जो मॉडल कहीं का शी लिंगलिंग जो अपने साथ लेकर आने में लगी हुई है, उन लोगों ने हमारी इतनी बेइज्जती की है और वो सभी के साथ मिलकर हमारी बेइज्जती करने में लगे, हमें निपटाना चाहते हैं। तभी सेकंड एल्डर उसके पास आकर शांत कराने की कोशिश करता है, उससे क्या लगता है कि जो हमारा जो काउंसिल है सुपरवाइजरी जो काउंसिल है उसे उसका पीछा करने में लगी हुई है, इसका मतलब बैक करने में लगी हुई है। तुमने खुद ही देखा होगा अगर वो किस तरीके से वहां पर रुके हुए थे समय से, और तो और हम वहां पर ऑफिशियल्स को नोटिस नहीं कर सकते हैं इस मैटर के बारे में। ये बात सुनने के बाद वो थर्ड एल्डर उससे कहने लगता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आकर सुपरवाइजरी काउंसिल है या फिर कोई चाय पीता हुआ काउंसिल का बंदा, जब तक हम लोग इस मैनर के अंदर हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं होगा। तभी पीछे से वो लगा जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम कहने में लगे कि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा का, तेरी तो अभी बैंड बजानी पड़ेगी। तभी उड़ता हुआ लट्टू उसकी तरफ आने लगता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करती है, तो उसकी बैंड बज जाती है और उसकी स्पिरिट मुस्कुराती है, होते उसका मजाक उड़ाती है, तो वो देखकर कहने लगता है कि किस तरीके का मॉन्स्टर है। और तभी वो स्पिरिट एक धुआं छोड़ने लगता है और कहने लगता है कि नॉनसेंस, मैं एक नोबल स्पिरिट, और हर तरफ वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, कौन प्रेटेंड करने में लगा हुआ है गोस्ट बनकर। डैमेज ये फोक वाकई में बहुत थे कि हमें दिखाई नहीं जरा कुछ। तभी हमारा पीछे एमसी आता है और उससे क्या लगता है कि ये शी रैन की प्ले जो ट्रिक्स होंगी जो प्ले करने में लगी हुई है, अगर तू एक बाप की औलाद है, सॉरी अगर तू वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत है तेरे पास, तो फेयर एंड स्क्वायर आकर फाइट कर मुझसे। तभी हमारा एमसी पीछे कर उससे क्या लगता है कि भाई साहब नून का समय आ चुका है, और हमारे एमसी को उधर उसे दूर फेंक दिया जाता है। इसको देखकर सेकंड एल्डर शॉक होते हैं, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ। इसको देखकर लगे जो थर्ड एल्डर है उसे भेज दिया गया, किसी को द्वारा पहली पोजीशन में निकाल दिया गया, और फोर्थ एल्डर क्या लगता है कि आकर का जो इस तरीके से क्यों उड़ने में लगी है अजीब सी पोजीशन में, और वो जमीन में जाकर को सर को घुस जाता है। तो और वो देखकर क्या लगता है कि वो उड़ नहीं रही है भाई, किसी को तरफ पटक दिया गया उसको, बल्कि में किसी को पीटा जा रहा है। तो अपनी एमसी आर्मी लाता है और क्या लगता है कि जो जूनियर सिस्टर तुम्हारा जो जूनियर ब्रदर है वो तुम्हें सबक सिखाएगा, सेकंड वाला लेसन सिखाएगा पूरी जिंदगी का, कि आखिरकार जब तुम्हारे जो दुश्मन है उनसे किस तरीके से निपटा जाता है, और उसे तब तक पीड़ो जब तक उनका दिमाग ठिकाने पर ना आ जाए। और लिंगलिंग भी उनके बाद उसे जोर जोर से पीटना चालू कर देती है और कह तभी एमसी उसको देखकर कहना लगता है, लिटिल सीनियर जूनियर सिस्टर, तो मैं इसे हार्ड हिट करना पड़ेगा, इतना कि नानी भी याद सकल ना पहचान पाए उनकी 100 जन्मों तक। और सभी के सभी डिसिप्लिन को पीटने के बाद सेकंड एल्डर आता है और शीरन के साथ फाइट करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम एक चीफ एल्डर हो, आखिरकार तुम इस बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रहे? तो शीरन उससे क्या लगता है कि मेरी डॉटर के लिए मैं कुछ भी गिव अप करने के लिए तैयार हूं। तो एमसी उन सभी को पीटने के बाद कहने लगता है कि बस तुम में इतनी हिम्मत थी, तुम तो बहुत ज्यादा उठ चक्कर में लगी थी भाई, हैं तुम एल्डर की फैक्शन की पावरफुल बनने की कोशिश करने में लगी थी। कैसा पॉसिबल हो सकता है कि यही है जिसको हम ढूंढने में लगे? अब सारी की सारी जो चीजें वो फोर्थ ब्रदर पर डिपेंड करती है, ढूंढ के लेकर आएगा, जहां पर वो अपनी फॉर्मेशन बनाकर सर्च करने में लगा हुआ डेविनेशन कर और जोड़ की विंड चला देता, तो सभी लोग उड़ने लगते। उसी के साथ ये लोली भी वहां पर उस प्रेशर को विंड को झेल नहीं पाता और फोर्थ ब्रदर उसे ढूंढ लेता है और तुरंत कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस वेयरवुल्फ को ढूंढ लिया है, और उस लड़की पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तो वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करती है और फ्रीज कर देती है आइस से,
और तुरंत हमारा एमसी उसे ढूंढने में कामयाब रहता है और सभी लोग उसके तो देखने लगते हैं। और सारे के सारे जितने भी क्लूज थे वो फाइनली मैच कर रखे हैं। तो सारा का सारा काउंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं तुम हो। और फोर्थ ब्रदर क्या लगता है कि सेकंड ब्रदर मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। तो एमसी वहां पर आकर उससे क्या लगता है कि फॉर्चुनेटली तुम्हारा जो वेशन कल्टीवेटर के जो एलियन है वो काफी ज्यादा फेमिलियर है इस जैसी टेक्निक्स, और इसीलिए उसने जानबूझकर सक्सेसफुली सरप्राइज अटैक किया था तुम। और लिंगलिंग भी देखकर उसे शौक हो जाती है और क्या लगता है कि ये तो वाकई में तुम हो। और लोली भी क्या लगती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि आखिरकार ये मैं हूं। तभी सब लोग वहां पर आ जाते हैं और क्या लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो सारी सिचुएशन को। और ये वापस से गुड्डा गुड़ियों वाला एक्सप्लेनेशन चालू कर देता है जिसको देखकर एमसी हमारा उससे क्या लगता है, वाह वाह यार ऐसी बात थी, हमें ये करना चाहिए वो करना है। तेरी तो हमारे एमसी छटक जाती है और वो उसको पीटते हैं। उससे क्या लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है पैनल में कि तुम फालतू की बकवास करो, सीधे सीधे जाकर नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन कर दो। तभी थोड़ी देर बाद की थोड़े पहले की स्टोरी जाती है, शिफ्ट होता है थोड़ा पास्ट में कहानी। यहाँ पर एमसी कहने लगता है कि मैं जो लिटिल जूनियर सिस्टर की स्पीड रूट को ओपन करने में मैंने मदद की थी, और जो भी तुमने मुझसे अभी भी कहा है उसके हिसाब से उसे उस तुम्हारा जो भी बंदा है उस विलन के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी परफेक्टली फाइन है और नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड रूट है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसके द्वारा उसे कंट्रोल किया जा सके। तो जो 9 हेवन की गैलेक्सी है वो एक यूनिक स्पीड रूट है, अगर वो कंप्लीटली से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी भी चांसेस है कि वो अपनी स्पीड रूट को वापस से रीगेन कर ले, और कॉन्स्टेंटली उसे कल्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, फाइट करने की जरूरत पड़ेगी अगर वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है, और फिर बिना किसी परेशानी के वो अवेकन करने में कामयाब रहेगी। जहाँ पर फोर्थ ब्रदर अपने कार्ड का इस्तेमाल कर रास्ता ढूंढता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे कार्ड के अनुसार मुझे पता चला है कि यहाँ पर जैसे 2 बच्चे थे जिनके बाद वाटर स्पीड रूट मौजूद थी उस समय पर, और लिंगलिंग के जन्म होने के कारण इतने ज्यादा शोर मचा कि उसके बारे में सब लोग भूल गए, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर एक और वाटर स्पीड है। ये बात सुनकर एमसी शॉक होते उससे कहता है कि तुम्हें आखिरकार इसमें समझ में आया तो आया कैसे, क्या हमें वाकई में फोर्थ ब्रदर की डिविनेशन पर एक और बार भरोसा करना चाहिए। खैर अब हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं तो कोई चांस भी नहीं बचता। तभी फोर्थ ब्रदर उससे कहता है कि अगर हम पब्लिक के सामने साबित कर देंगे जो याओ से उसके पास वाटर स्पीड रूट है, जहाँ पर वो स्पाई है दूसरे एल्डर की, जहाँ पर वो एल्डर के द्वारा बनाया गया कांड होने में लगा हो, तो हमारी लिटिल जूनियर सिस्टर सेफ हो सकती है। यहाँ तक कि एक्चुअली में देखा है तो हम एविडेंस को फैब्रिकेट भी बना सकते हैं, दूसरा झूठ बनाकर भी उन पर इल्जाम लगा सकते हैं। जब हमारा एमसी उसकी ये बात सुनता तो क्या लगता है कि जैसे कि हमने एक ऐसे बंदे से उम्मीद की थी जो कि पायरेट्स की फैमिली से बिलोंग करता है और एविडेंस फैब्रिकेट करता है, लेकिन मानना पड़ेगा ये मेथड फिजिबल तो है, और इसलिए मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा केओस क्रिएट किया था इस पूरे के पूरे मैनर में, ताकि मैं अपनी लिटिल जूनियर सिस्टर उसका गुस्सा निकालने में मदद कर सकूं। और उसके साथ साथ जो एलिन है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा तुम पर सरप्राइज अटैक करने के लिए, और तुमने फाइनली अपने आप को शो ऑफ कर ही दिया है। इसको देखकर फोर्थ एल्डर शॉक होते हैं। उससे क्या लगता है कि किसने सोचा था इसके बारे में कि एक्चुअली में यहाँ पर 2 चिल्ड्रन होंगे वाटर स्पीड रूट के उस समय। यहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपनी चॉइस बनानी चाहिए, क्या तुम वाकई में मुझसे पिटना चाहते हो या फिर सरेंडर करना चाहते हो, या फिर कन्फेस कर दो जो भी तुमने किया है। ये बात सुनकर वो अपनी वाटर एक्टिवेट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तीसरी चॉइस देना चाहूंगी कि तुम सभी के सभी लोग मेरे हाथों से यहीं पर मर जाओ। और वहां पर एक वाटर बवंडर जनरेट हो जाता है। इसको देखकर लिंगलिंग सामने आते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहने वाले, और पूरे के पूरे के इलाके को पूरी की पूरी वाटर को आइस में जमा देती है। इसको देखकर एमसी खुश होते हैं। उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था, टॉप टायर 9 हेवनली गैलेक्सी स्पीड रूट से काफी पावरफुल है, लेकिन अगली बार जब भी तुम अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो तो इस बात का ख्याल रखना कि जो तुम्हारे सीनियर ब्रदर है तुम उन्हें ना जमा दो, ठीक है। और तभी ये लोंडिया वहां से अपने पाप को बचाने के लिए भागना चालू कर देती है, और ग्रैंड एल्डर उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कहाँ भागने की कोशिश करने में लगी हुई हो। तो लड़की कहने लगती है कि मेरे रास्ते से हट जा जल्दी से, और वो अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल ग्रैंड एल्डर की तरफ करती है, और उसके अटैक काफी पावरफुल भी होती है। इसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि फायर अटैक है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इसके अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर है वो महसूस क्यों नहीं हो रही है। अगर इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो वाकई में इतना कमजोर है तो ये पजेस नहीं करनी चाहिए थी इसके पास तो इतनी स्ट्रेंथ। तभी अचानक से हमारे उस ग्रैंड एल्डर पर पीछे से एक अजीब सी दिखने वाली टेल उस पर अटैक कर देती है, जिससे बचने हमारे एल्डर वहां से निकल नहीं पाती और उसके सीने में जाकर वो टेल घुस जाती। इसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और माहौल थोड़ा 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 वैसा बन जाता खराब सा, और ग्रैंड एल्डर को चोट लगने के कारण वो ग्रैंड एल्डर वहीं पर गिर जाती। तभी इस बात को जानकर काफी शौक होते हैं, लेकिन ये लड़की काफी गुस्से में देखती है। उससे लगती है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम उस बीस्ट को सप्रेस करने में कामयाब रहेगे, आखिरकार तुम उस गोंगियान की पावर को ऑफर क्यों नहीं देते, वो तुम्हारी पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। तभी एक उड़ता हुआ लट्ठ, वो भी बेम्बू का, वो सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज जाती है और अपनी पावर से उसे जैसे रोकने की कोशिश करती है। तो हमारा एमसी इस मूवमेंट का फायदा उठाकर अपनी फुल रफ्तार के साथ उस लोली के पीछे आ जाता, लेकिन वो लोली उसे देखकर उस पर जैसे अटैक करती तो हमारा एमसी फिर से वहां से गायब हो जाता, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लाल कलर का बाल होता, और हमारा एमसी को मौका मिल जाता है और वो आसमान से उसकी तरफ गिरने लगता, और काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि जो फॉक्स पर मुझे शी व्हीकल इनके द्वारा शी व्हीकल के द्वारा मिला वो एक्चुअली में रिलीज करता है इस तरीके के इल्यूजन को। मजा आ गया, और वो लॉन्डिया वापस से एक क्रिस्टल छोड़ती है हमारे एमसी की तरफ उसे मारने के लिए। तो एमसी को लगता है तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम यहाँ पर एक इनोसेंट और क्यूट बनने वाली एक्टिंग नहीं कर सकती हो क्या, तुम अचानक से इतना ज्यादा क्रेजी लोलिता रूट क्यों चुन लिया तुमने।
क्या तुम्हें इसके बारे में पता? क्योंकि जो लिटिल ब्रैट्स होते हैं उन्हें हमेशा उनके पिछवाड़े पर स्पैंक पड़ना चाहिए और वो उस लोलिता के उस लोली के पिछवाड़े पर जोड़ जोड़ थप्पड़ मारना चालू कर देता है। इसको देखकर वो चिल्लाते कहने लगते कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगी या चाहे कुछ भी हो जाए, और अपनी सारी की सारी पावर को रिलीज कर देती है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। उससे कहते कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक स्मॉल मैटर है और कुछ भी नहीं। तभी हमारा एमसी भी उसके बीच में फंसते हुए उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बची हुई है मुझसे निपटने के लिए, लेकिन चिंता मत करो, बाबू भैया भी काफी स्मॉल है अपना। और अपना अलर्ट निकाल कर उससे क्या लगता है कि चलो मैं भी अपना लॉन्ग रेंज का स्पेल दिखाता हूँ। तो और जो लॉन्ग रेंज है वो कुछ इस तरीके से यूज होना चाहिए। तो और विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास के वाटर को दूर करता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरी जो पावर है वो काफी तेजी से ड्रेन होने में लगी है और मेरे पास इस बंदे ने मेरा स्नेक अटैक को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया, अपने आप को बचाने के लिए वहां से भगती है। तो हमारे एमसी नोटिस करते हैं, उससे क्या लगता है कि ओह, भगने की कोशिश कर रही हो का? और तभी देखती है उसके सामने बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल आ जाता है, जिससे कि वहां से नहीं भाग पाती। और ये ऐसा बनाने वाली हमारी लिंगलिंग होती है, जो कहती है सेकंड सीनियर ब्रदर अभी आपके पास मौका है। और हमारा एमसी इस मौका का फायदा उठाकर उससे क्या लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया सिस्टर, जो आप मुझे इतना मौका दे रही है वाटर स्पीड रूट का इस्तेमाल करके, और इस लोंडिया ने जो तुम्हें सिखाया है कैसे इस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बदले में इसे ट्यूशन फीस देना चाहता हूँ। और एक ही अटैक में वो लोलिता वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसको देखने के बाद क्या लगता है वो स्टूडेंट से कहते हैं सूज योर चंग, तुम्हें लगता है क्या तुम मेरी टेक्निक को थोड़ी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट बार? तो एमसी कहता है कि ये मेरे डिपेंड करता है मूड पर। बहुत इधर क्या लगता है कि आप समझ में आएगा सेकंड स्टूडेंट ब्रदर है वो इस तरीके से फ्लाई क्यों कर सकते हैं, तो उसका जो स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल कर फ्लाई कर रहे हैं। मुझे लगा ना उन्होंने कोई टेक्निक वगैरह सीख ली होगी फ्लाई करने के लिए। तो फोर्थ एल्डर आकर उससे क्या लगता है कि हमें जैसे इसे हील करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी सेकंड एल्डर तलिस्मान निकालकर उससे क्या लगता है कि मेरे पास एक मेडिसिन किंग की तलिस्मान है, मुझे मदद करने दो। इसको देखकर फोर्थ एल्डर काफी सरप्राइज होता है और क्या लगता है कि आखिरकार तुमने मेडिसिन कब से सीख ली? यहाँ पर चेंगे उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि शूज याओ चेंग, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है इसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ और इसकी जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है उसके साथ? तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो। तो फोर्थ वेदर क्या लगता है कि ये जो झूठ बोलने में लगी, ये फेक करने में लगी, कि एक्टिंग कर रही है या फिर? तभी उन्हें कुछ नोटिस होता है, पीछे मुड़कर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम ये है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर आवाज आने लगती है, क्योंकि जो हमारी जूनियर सिस्टर है वो सेकंड एल्डर से फाइट कर रही होती है और सभी के सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं, तालिस्मान लगा होता है उनकी बॉडी पर, इसलिए जिसको देखकर सेकंड एल्डर सरप्राइज होती है। उससे क्या लगता है कि वाओ, मानना पड़ेगा मैं तो बिल्कुल बाल बाल बचा, हमें कभी भी वाटर स्पीड रूट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इसको देखकर एमसी भी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि सारा का सारा कांड करने वाला तुम थे? तभी वो कहने लगता है कि ओ भाई साहब, इस सारे के सारे कांड का मास्टरमाइंड तो ये है। यहाँ पर फोर्थ एल्डर जोर जोर से हंसता है और उससे क्या लगता है कि मेरी जो एक्टिंग है वो तुम्हें कैसी लगी? वाकई में इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा बैड नहीं था ना, मैंने सही कहा ना, अच्छी एक्टिंग थी ना मेरी। और यहाँ से हिलने के बारे में बिल्कुल भी मैं सोचना, वरना शीलिंग पक्का मारी जाएगी मेरे हाथों से। तो ये देखने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुमने जियाओ सेंग को अरेंज किया था ना, तुमने जानबूझ के ये इसलिए किया था ताकि तुम उस बीस्ट को रिलीज कर सको वाटर स्पीड रूट का इस्तेमाल करके। ये बात सुनकर वो बुढ़ा उसे बताता है, उससे क्या लगता है कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा बिजली पावर को हासिल नहीं करना चाहता, जो कि खुद गॉड गोंगकोंग को वाटर पावर को हासिल करने के बाद उनको भी राइवल कर सकता। एक काफी पीटी वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा वाटर स्पीड रूट मौजूद नहीं थी इससे पहले, जिससे पहले कि ये बच्ची पैदा हुई। मैंने कई सालों तक इंतजार किया और काफी इंतजार किया, और तब जाकर शी लिंगलिंग पैदा हुई और वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी वहां पर उसके आने के बाद मेरे लिए। मुझे पता था कि जो थर्ड ब्रदर है, जो थर्ड एल्डर है, वो हमेशा से शी रेन के साथ काफी ऑर्स में रही, और इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में लड़ाई चला दी थी इसके डॉटर को लेकर, और कहने में लगा हुआ था कि ये जल्दी से हैंड ओवर कर दे अपनी डॉटर को। लेकिन मैंने इस बात में उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदी इतनी रूथलेस निकलेगी, वो अपनी डॉटर की स्पीड रूट को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देगी अपने हाथों से। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो जियाओ शेंग है, जिसके पास काफी कमजोर है, लेकिन वो उसके पास गोंगयार्ड की सील अनलॉक करने की पावर है, थोड़ी बहुत ही कमजोर होने के कारण वो पूरी तरीके से अनलॉक करने में कामयाब नहीं रही। तो इसलिए मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन लीगलिंग यहाँ पर वापस आ चुकी थी। ये बात सुनकर एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जियाओ सिंह वाकई में कमजोर है, क्या तुम बड़ू पागला हो जा चुके हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने शी लिंगलिंग को गिफ्ट दिए थे और अरेंज किया था जियाओ सिंह को, ताकि वो उस बीस्ट को मार सके और काफी पावरफुल बन सके, और उसकी स्पीड रूट वापस से अनलॉक होने के बाद जो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए और उसको फॉर्मेशन को ब्रेक करने में तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनकर बड़ू से क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये प्लान तो मेरा काफी स्मूथली चलने में लगा हुआ था, और सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा था इसे कंप्लीट करने के लिए, जो कि था इसका सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेक्रीफाइस करना और वो सील को तोड़ना। अब ये बड़ा जब ऐसी कुछ पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, तो हमारे एमसी की टीम उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है और कहने लगता है हमारे एमसी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो हमें। अगर हमारी एनलाइटमेंट वैली की जो जूनियर सिस्टर है वो थोड़े से तलिस्मान को भी ब्रेक नहीं कर सकती है, तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आती और मैं उसे यहाँ पर लेकर आता? तभी हमें दिखाया जाता कि हमारी लिटिल जूनियर सिस्टर बिना किसी परेशानी को उसको रोकने में कामयाब रहती और एक ही झटके में दो भी पचट मारकर उसे पीछे फेंक देती, और इसको देखकर सभी के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं,
जहाँ पर लिंगलिंग माफी मांगते हैं उससे कहने लगती है ये वाकई में बहुत एम्बरेसिंग था सेकंड सीनियर ब्रदर के लिए, अगर मैं यहाँ पर नहीं आ पाती तो एमसी आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम लोग इसे फाइनली जाकर पकड़ लेते हैं। और जो बड़ू लुढ़क लुढ़क कर सीधे जाकर दीवार से टकराता है क्योंकि हमारे एमसी ने इसके पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारी थी और कहने लगता है कि तुम ही वो रीजन हो जो कि मेरी जूनियर सिस्टर को घर पर आने की परमिशन नहीं थी, अब हम तुम्हारे पुराने और आज के डेब्स को इस बार साफ बराबर करेंगे। इसको देखकर वो बड़ू चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम एरोगेंट फूल का ही कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ब्लड का सेक्रीफाइस कर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ मैं अपना। लेकिन हमारा एमसी की बकवास नहीं सुनना चाहता और कनपट्टी में जोर से थप्पड़ देता है और उससे क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर झेलने में लगा हूँ, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है, और तुम्हारी बकवास में और नहीं सुनना चाहता था इसलिए मैं तुम्हारे स्पेल को इंटरप्ट कर दिया। जहाँ पर इसकी मदर को दिखाया जाता है वो बंदा इसे आंख उठाता और क्या लगता है कि फॉर्चुनेटली ये अभी सिर्फ बेहोश हुई है, इसकी लाइफ खतरे में नहीं है। और तभी वहां पर आसमान से पानी बरसने लगता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि अचानक से यहाँ पर बारिश की होने में लगी हुई है और ये जो कोल्ड बारिश हो रही है मतलब ठंडा पानी, इसको देखकर एमसी शॉक होता है, पता चलता है कि ये बारिश नहीं है बल्कि आइस क्रिस्टल से, और ये बिल्कुल भी सही नहीं और किसी स्वॉर्ड की तरह गिरने में लगे होते। तो हमारा एमसी लिंगलिंग को बचाने के लिए उसे अपने पास ले लेता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर से एक क्रिस्टल टच होकर नीचे निकल जाता है, उसके शरीर से ब्लड भी निकल पड़ता है और क्या लगता है कि शिट जो रेन है वो इसलिए बनाई गई है ताकि जूनियर सिस्टर के ब्लड को वो ले सके स्टार्टिंग से, और वो बंदा उसके ब्लड को लेने में कामयाब भी रहता है और वो ब्लड सीधे जाकर उस लोलिता के शरीर में जाने लगता। हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है अपने बैम्बू स्टिक, लेकिन पता चलता है कि इस लोलिता की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो अचानक से गायब होना चालू करने लगती है। भाई पूरी की पूरी जो अपर पार्ट होता है सिर्फ स्केलेटन छोड़ के सब कुछ गायब हो जाता है, वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है उसके और सिर्फ स्केलेटन बचता है, जिसको देखकर क्या लगता है ये लिटिल गर्ल है, उसके पास भी वाटर स्पिट रूट थी और ये इस 3 दिन पैदा होने के बाद ही वो ऑलरेडी मारी जा चुकी थी। लेकिन मैंने इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़ी सी मात्रा की स्पिरिचुअल एनर्जी को इसकी बॉडी के अंदर डाला था, फिर इसके मैंने अपने आप को रिस्ट्रक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने इसके बारे में कभी नोटिस भी नहीं किया और अंत में आकर तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, और एक बहुत बड़ा वहां पर वाटर क्रिस्टल जनरेट हो जाता है। इसको देखकर सभी डर जाते हैं और उससे लगता है कि शिट जो डेविल है वो यहाँ पर आ चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए इस ड्रैगन का। और जैसे जैसे वो वहां पर अटैक करने लगते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो उनसे क्या लगता है कि तुम इंसोलेंट कहीं के, तुम सिर्फ और सिर्फ कचरे हो, कचरे मेरे सामने चीटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से कैजुअली इस गॉड को नाम से बुलाने। जिसको देखकर एमसी भड़क जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ बीस्ट फॉर्म जो कि गोंगियांग की टेल से इल्यूजन से पैदा हो और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम अपने आप को गॉड कह रहे हो। उनका पीछे वाला बंदा आता है, उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, अब जबकि आ चुके हो तो डायरेक्टली फाइट करते हैं हमें। लेकिन ये वाटर ड्रैगन अभी भी काफी पावरफुल होता है, उससे निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है इनके लिए। इसको देखकर हमारा एमसी भी स्लैट मारकर कहने लगता है किसे नहीं पता किस तरीके से टोंट मारा जाता है, अगर तुम इतने ज्यादा ग्रेट हो तो आखिर तुम इतने सालों से सील्ड क्यों पड़े, तेरी औकात पता चल चुकी थी जो हार कर वहां पर सील पड़ा हुआ था, जिसको देखकर उसकी सटक जाती है और भी ज्यादा और भी पावरफुल अटैक करता है हमारे एमसी पर। तो एमसी और मजाक उड़ाते हैं, उससे लगता है कि तुम्हें बस 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 जल गई तेरी इतनी सी बस में। यहाँ पर ये बंदा और भी वाटर इकट्ठा करने लगता है, एक बॉल बनाता है, चारों तरफ से वाटर को घेर लेता है। जब ऐसा होने में लगा होता है हमारा एमसी अपनी टीम के साथ अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वाटर ड्रैगन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण उनके शरीर से अचानक से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ, और तुरंत लिंगलिंग के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। तो लिंगलिंग उससे क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर हमारा जो ब्लड है वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो वाटर ड्रैगन उससे क्या लगता है कि मैं तो बस इसके साथ खेलने में लगा था तुम्हारे साथ अभी अभी, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगा कि तुम मुझे एक जायंट ट्री को बस एक फूंक से हरा सकते हो, तुम जैसे एक मेरी आंखों में तुम कुछ नहीं, बस एक डिफरेंट तरीके के वाटर की फॉर्म हो, और ये जो गॉड है तुम्हारा वो किसी भी तरीके से कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी वाटर। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि तुम वाटर गॉड हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। और तभी एक पावरफुल अटैक उसकी तरफ आता है, लेकिन हमारा एमसी एक स्लैश मारता है जिससे कि उसको बीच में से 2 हिस्से हो जाते हैं और अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि यहाँ तक कि तुम ये भी नहीं बता सकते कि आखिरकार कौन गॉड है कौन बीस्ट है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट होने में लगे। जहाँ पर वो ड्रैगन अटैक करता है, डॉज करता है अटैक, और क्या लगता है मन में सोचते हुए कि मैं इसके ब्लड को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी मेरे लिए इसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है मैं अंत तक फाइट करूंगा इसके साथ। और एक वाटर ड्रैगन वापस से बनाकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, तो हमारा एमसी अपने जेवलिन को छोड़ता है और क्या लगता है कि ड्रिल करो इसको फटाफट, और वो भी ड्रैगन बनकर उसकी वाटर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और पूरी तरीके से निकलने के बाद वो वाटर गॉड या ड्रैगन जो भी है सेपरेट हो जाता है। क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास एक तुच्छ सा आर्टिफैक्ट स्पिरिट पजेस करता है, वो मेरी ड्रैगन गॉड की पावर को कैसे हासिल कर पाएगा। तभी वो आर्टिफैक्ट उसको थू देता है जमीन में, और वो वाटर ड्रैगन उसी वाटर गॉड पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखकर वो क्या लगता है कि तुम यूजलेस हो, तुम्हारा अटैक, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ किसी वाटर को, यहाँ तक कि तुम मुझे मेरी अटैक से हिट भी कर दोगे तो मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुंचने वाली। तभी हमारा एमसी अपना लठ देकर उसके कूद पड़ता है और उससे क्या लगता है कि सीधे कोइंसिडेंस वाली बात है, मैंने भी कभी तुम्हारे पास मैजिक से अटैक करने के बारे में सोचा भी नहीं था, अब तो मैं अपने लठ से मारने वाला हूँ। जिससे बचने के लिए वो अपने वापस से एक वाटर बॉल बनाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने लठ लाकर कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारे काफी नजदीक आने के बारे में सोच रहा था और तुमने मुझे वो मौका दे दिया फाइट करने के लिए। आफ्टर ऑल लॉन्ग रेंज के अटैक में मेरे पास काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है,
और अपने लठ लाने के बाद उस वाटर ड्रैगन के सीने में पेल देता है। इसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बच्चे इसने वाकई में अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर दिया है इस बंदे को हराने के लिए। लेकिन जब तक ये बंदा इसके क्लोज आ जाएगा तब तक ये गोनियान जो भी बंदा है वो उससे कभी बच नहीं सकता हमारे एमसी से। जहां पर वो अपने लठ को उसके सीने में डालने के बाद अपने स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि जाओ लैंग और सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर को एब्जॉर्ब कर लो, और वो तुरंत मान जाता है। और तब भाई हमारी जो लैंग स्पिरिट होती है वो इसके दिमाग में अपने स्ट्रॉ डालकर आह स्वाद के साथ पी जाता है पूरा का पूरा जूस। इसको देखकर वाटर ड्रैगन चिल्लाते हैं, उससे लगता है कि तुम लोली आर्टिफैक्ट स्पिरिट कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी स्पिरिचुअल पावर को इस तरीके से एब्जॉर्ब करने की। तभी हमारा एमसी की और सटक जाती है, क्योंकि जो ड्रैगन है वो हमारे एमसी के ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मेरे जो हैंड है इस वक्त पूरी तरीके से फॉलो रखे हैं, अब जबकि तुम मेरे ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना ही लैंग को, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बैंड बजाने वाला हूँ और एक गैम्बल लेने वाला। तभी अचानक से उसके साथ कुछ होने लगता है और वो देखकर और शौक हो जाता है। और हमारा एमसी उसे ऑर्डर देते हुए उससे लगता है कि लैंग इसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल पावर है जो कि तुमने अभी तक एब्जॉर्ब की थी वो वापस से इसके दिल में डाल दो और इसे एक्सप्लोर कर। ये बात सुनकर वो और भी शौक हो जाता है और उससे लगता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत दिखाना। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा जोर का धमाका होता है। इस धमाके से बचने के लिए वो अपने अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और एमसी इसको देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। मन में सोचते हुए क्या लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये जो लैंग किसी एम्पलीफायर की तरह है, अगर मैंने इसके ब्लड का इस्तेमाल किया था डेटोनेट करने के लिए, इसकी स्पेशल पावर को मिला दी तो ये जो बंदा 100% इंजर्ड हो जाए। इसको देखकर वो बंदा आकर उससे पूछ लगता है, हे सेन जियाओ चंग, चू जियाओ चंग, क्या हम लोग जीत गए इस बैटल को? तो एमसी उससे क्या लगता है कि जो लैंग है उसने काफी पावर का इस्तेमाल कर लिया है और टेम्परली इस बंदे को शट डाउन कर लिया है, यहाँ तक कि हम लोग जीते नहीं है, लेकिन मैं अभी अकेला से कुछ भी नहीं कर सकता इसके साथ। तभी ये बंदा अपने बीच फॉर्म में आकर कहने लगता है कि तुम जीत गए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे सामने बस एक आंट हो और आंट कभी भी हेवन को नहीं हरा सकती, क्या तुम्हें अपने डिवाइन रिट्रीब्यूशन से डर नहीं लगता? और वो फुल ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, जिसको देखकर सभी के सब लोग पूरी तरह से सरप्राइज से भर जाते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी लेटर दिखाते हैं उसको मुंह बंद करने के लिए कहता है और उससे लगता है कि अगर तुम वाकई तुम्हें मारने के लिए हमें वाकई में पे करने की जरूरत है तो अगर ऐसी बात है तो मैं हेवंस को भी ओवरथ्रो कर दूंगा, पूरी तरह से पटक पटक कर बदल दूंगा। जिसको देखकर वो काफी शौक हो जाती है ग्रैंड एल्डर और उससे कहने लगती है कि चैंगजे ये यांग रेन, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और फोर्थ ब्रदर इसको देखकर पूरी तरह से कंफ्यूजन शौक होता है। यहाँ पर हमारा एमसी उनको जाते हुए देखता है तो उनसे पूछ लगता है कि तुम ये सब क्या करने लगे हो सभी के सभी लोग। यहाँ पर एल्डर उससे कहने लगते हैं कि शूज या चंग, तुम्हें इस गोंगयान को थोड़ी देर के लिए संभाल कर रखना पड़ेगा, हम उसके बाद एक फॉर्मेशन बनाने वाले हैं इसे को रीसील करने के लिए। इसको देखकर एमसी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि लेकिन इसके लिए तो वाटर स्पेशल लूट की जरूरत पड़ेगी। इसको देखकर दूसरा एल्डर फोर्थ एल्डर कहने लगता है कंप्लीटली सील करने के लिए रिक्वायर पड़ती है वाटर से स्पेशल रूट की सेक्रीफाइस के तौर पर, और डायरेक्टली फॉर्मेशन को हम लोग कंप्लीटली एरिगेट कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके गोंगयान का, लेकिन इससे इसकी जो पावर है वो काफी कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उसे हराने में मदद मिल सकती है। तो ये बात सुनकर एमसी उससे कहता है कि यहाँ तक मुझे याद है कि जो एलियन के जो पीसेस, क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? जिसको देखकर हमारा एलियन उससे क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी तेजी सेकंड सीनियर ब्रदर, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिरकार तुम इतने टू फेज क्यों बन रहे हो? जहाँ पर वो ड्रैगन काफी पावरफुल बन जाता है और काफी रोरा रेज करते हो, क्या लगता है कि आज मैं तुम सभी को पूरी तरह से स्लाइडर कर दूंगा और मार दूंगा। और हमारा एमसी अपनी एनर्जी उस लट्टे में खड़े करते हैं, उससे क्या लगता है कि एंशिएंट टाइम्स में जो जुओ बेटाओ और यांग जियाओ की जो सेक्रीफाइस था अपने आप को ताकि वो ऋतु से मैंने को बचा सके, और कूद पड़ता है अपने लट्ठ को लेकर उस पर अटैक करने के लिए। और क्या लगता है कि मैं आज शू जियाओ चेंग आज सभी को दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से गॉड को और इस बैटल बीस्ट को कैसे से मारता और स्ले करता। तभी वो वहां पर फॉर्मेशन बनाने में लगी हुई होती है ग्रैंड एल्डर, और उससे क्या लगता है कि लिंग लिंग तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट की पावर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ, और तुम वहां पर प्रोवाइड करवाओगी इस फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल पावर को। इसको देखकर वो तुरंत मान जाती है। तो फोर्थ एल्डर उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार हम लोग इसे होल्ड करने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो चाहेंगे उससे क्या लगता है कि हे जी जिंग, क्या तुम्हें अभी तक वो फॉर्मेशन मेथड याद है जो मैं तुम्हें अभी सिखाई? प्लीज मिस प्रोनाउंस मत करना, लेकिन तुमने जो फॉर्मूला दिया है वो प्रोनाउंस करने मेरे लिए काफी हार्ड है। तभी सेकंड एल्डर ग्रैंड एल्डर पर अटैक कर देता है पीछे से और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं होने दूंगा और फिर से वापस से इसे नहीं सील होने दूंगा। यह देखने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सेकंड एल्डर अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करता है वापस से सभी को सील करने के लिए, और तुरंत सील इनको वापस से पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे अपनी ब्लड लाइन दोगी और मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ ताकि मैं पैक्ट बना सकूँ ये गोंगयान के साथ और मैं उसकी सारी पावर को हासिल कर सकता हूँ। ये बात सुनकर लेकिन उससे क्या लगता है कि तुम एक पागल हो पागल। दूसरी तरफ उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो वो बेहोश पड़ी, लेकिन उसकी बॉडी में जो कल्ड्रन है वो बाहर निकलता है। उसको देखने के बाद वो कहने लगती है कि जबकि तुम इतना ज्यादा बुरी तरीके से मेरी ब्लड लाइन चाहते हो तो मैं अपनी पूरी की पूरी जो वाटर स्पेशल रूट है मैं तुम्हें देती हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो वाटर स्पेशल रूट है उसकी मॉम की तरह निकाल दी जा चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन वो वापस से रिकवर भी हो जाती है। और तभी उस कल्ड्रन का इस्तेमाल कर लिंगलिंग पूरी की पूरी एनर्जी को उसकी बॉडी में डालने लगती है, उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और सारी की सारी एनर्जी को जो पाकर वो पूरी तरीके से खुश होने लगता है और क्या लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर वाटर स्पेशल रूट आ चुकी है। और तभी वो लिंगलिंग चिल्लाते हैं कि ये गुचेंग इस मौके का फायदा उठाओ और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर। और तभी ये गुचेंग पुलिस से पीछे से चेंगे आता है, आई मीन गू चेंगे आता है पीछे से और अपनी तलवार से उस सेकंड एल्डर को पीछे से काट दे। उसके बाद अपनी फॉर्मेशन बजाने के लिए चालू करता है और फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए क्या लगता है कि सुप्रीम जो भी है मंत्र वगैरह वो पढ़ने लगता है उसको सील करने के लिए।
जिससे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन का कोर बन जाता है सेकंड एल्डर। अब उसके सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है और चिल्लाते हुए कहने में लगा था कि मरना नहीं चाहता, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। इसको देखने के बाद फोर्थ एल्डर शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें एक बंदा इस फॉर्मेशन के लिए मिसिंग करने में लगे हुए हैं, जो पावर है वो काफी नहीं होने वाली है, हमारे लिए बैकलैश भी झेलना पड़ेगा पर हमको। इसको देखकर लिंगलिंग वहां पर आती है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें जितना करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभालती हूँ। जो थ्री फ्लेम्स कन्वर्जिंग है इल्यूमिनेटिंग द ग्रेट क्लैरिटी, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां पर अचानक से एक चेन्स निकलने लगती है उस फॉर्मेशन में, जिसको देखकर क्या लगता है कि ये तो 4 डायरेक्शन फॉर्मेशन है और मेरे पास मेरे साथ मैनिफेस्ट हो जाए, और भयानक बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन्स आ जाती है और वो सारी की सारी चेन्स उस ड्रैगन वाटर ड्रैगन और हमारे एमसी की तरह बढ़ने लगती है, जहाँ पर उन दोनों की फाइट ताकतवर तोड़ चलने में लगी और वो सारी की सारी चेन्स उस ड्रैगन को पकड़ने में कामयाब रहती है और वो ड्रैगन वहां से मूव नहीं कर पाता। तो हमारे एमसी को यहाँ पर एक मौका मिल जाता है और क्या लगता है कि कोइंसिडेंस वाली बात है, मुझे भी इस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पता हुआ है। आखिर का जो नेक्स्ट लाइन क्या होने वाली है, अच्छा याद आया, प्योर फ्लेम्स असेंड करती है और ट्रूबेट फ्लेम्स डिसेंड करती है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड लेकर या फिर उसका जो आर्टिफैक्ट है वो सीधा उस ड्रैगन पर कूद पड़ता है अटैक करने के लिए। और जब उसकी थ्री रियल के अंदर अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक हमारा एमसी उस पर पेलता है ना, धड़कता है इसके चेहरे पर, तो एक बहुत बड़ा बिजली का धमाका होता है इसके साथ। इस धमाके के बाद पूरा का पूरा इलाका पूरी तरीके से साफ हो जाता है। फोर्थ ब्रदर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि सेकंड ब्रदर हम लोग फाइनली सक्सेस हो चुके हैं। इसको देखकर एमसी काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि इस बार हम जीत चुके हैं। लेकिन तभी हमारे एमसी के सर पर वो दोनों के दोनों घूर कर देखते हैं तो एक छोटा सा ड्रैगन उसके सर को काटने में लगा हुआ है और एमसी कंफ्यूज होते से पूछता है कि तुम ये सब मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो फोर्थ और वो उससे कहने लगता है कि जरा अपने सर पर तो देखो बिग ब्रदर। तभी हमारा एमसी देखकर उस पर गुस्सा होते कहने लगता है कि तुम मेरे सर पर कैसे चढ़ चुके हो, तुम यहाँ पर अनसील्ड नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो मेरे सर पर क्या कर रहे हो। तो वो ड्रैगन काटते हुए कहने लगता है कि जिस बंदे ने मुझे मारा है मैं उससे ह्यूमिलेट नहीं हो सकता और अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरने के बाद भी लौट कर क्यों ना हो। और तभी फोर्थ एल्डर के पास आकर उससे कहने लगता है कि जो फॉर्मेशन हमने अगर लगाई थी वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जिससे कारण यहाँ पर कुछ परेशानियों का और साइड इफेक्ट्स का हमें सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन लोग थे उसके कारण ऐसा हुआ होगा। इसको देखकर वो ड्रैगन भी काफी गुस्सा होने लगता है और एमसी उस पर बेइज्जती करता है पकड़कर, उससे कहने लगता है कि यहाँ तक पहले से परेशानियां कम थी क्या, जो एक और मेरी परेशानी बढ़ाने के लिए आ चुका है। ये बंदा कहता स्मॉल हो चुका है, मैं तो इसको रोस्ट करके खा भी नहीं सकता। फिर उसके बाद हमारा एमसी अपनी लिंगलिंग के पास जाता है, उसकी मॉम के पास जाता है, तो उसकी मॉम्स को देखकर कहने लगती है कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। लिंगलिंग उससे पूछती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की थी सेकंड सीनियर ब्रदर, और मैंने भी आपकी इस फॉर्मेशन में काफी मदद की है। इसके बाद सुनकर लिंगलिंग हमारा एमसी लिंगलिंग से कहता है कि अच्छा काम किया। तो फोर्थ ब्रदर उसको देख के कहने लगता है कि आखिर का जो जूनियर सिस्टर की स्पिरिचुअल रूट है वो इतनी कमजोर क्यों। तो स्वॉर्ड लुनाटिक उससे कहने लगता है कि जो प्राइज है चौकिंग स्पिरिचुअल रूट को, जिसकी मर्डियंस को ब्रोकन कर दिया गया, तोड़ दिया गया ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो 10 में से सिर्फ एक ही पॉसिबल होती है। और इस बार इस फॉर्मेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए इसने काफी स्पिरिचुअल मात्रा को यूज किया है, जिससे कि स्पिरिचुअल रूट डैमेज हो चुकी है। तो हमारा एमसी उस पर सर को पैट करते हैं, उससे क्या लगता है कि अब जबकि तुम पूरी तरीके से एक यूजलेस स्पिरिट रूट बन चुकी हो, क्या तुम्हें अभी भी रिग्रेट होता है। तो लिंगलिंग उससे क्या लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, आखिरकार मैं आज से और अभी से और हमेशा तो सेकंड सीनियर ब्रदर के साथ ही रहूंगी ना, इसीलिए, और मुझे उन्हें तो फॉलो करना है। और वो बहुत ज्यादा क्यूट सी स्माइल मारती है। तभी हमारा एमसी उसकी मॉम से कहने लगता है कि बच्चे ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, तुम्हें अब उन्हें जाने देना चाहिए, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और उसकी मॉम भी इस बात से तुरंत एग्री हो जाती है और उससे कहने लगता है कि लेकिन अभी भी इस बच्ची को मैंने बचपन से लेकर आज तक कुछ भी जो देना चाहिए था वो दिया नहीं और मैं काफी वो करती हूँ। ये बस बात इतनी सी है कि अभी अभी तो जो बहुत भयानक बैटल खत्म हुई है और मैं इतनी जल्दी इससे सेपरेट नहीं होना चाहती हूँ, तो मुझे अभी भी इसके थोड़ा ख्याल रखना। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो बस मुझे अपना जो सोल रिफाइनिंग फर्नेस है वो उधार के तौर पर देना है। यहाँ पर एमसी लिंगलिंग से पूछता है कि आखिर का जो सीनियर ब्रदर है तुम्हारा फोर्थ वाला वो कहाँ पर चला गया। तो लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि कोई यहाँ पर उनके कमरे में आकर उन्होंने जो पास्ता खरीदा था वो चोरी हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में आकर उसको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक बार जो सोल फॉर्मेशन मेरी बन जाएगी, सोल फॉर्म्ड हो जाएगी मेरी बॉडी के अंदर, तो मेरी जो स्पिरिचुअल रूट है उसे शेप देना चालू कर दिया जाएगा और ये काफी ज्यादा इजी नहीं होने वाला। और वहां पर प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले लिंगलिंग की मदद उससे कहने लगता है कि सूजी आचंग, तुम्हारा जो सोल रिफाइनिंग है वो बिल्कुल स्पेशल रूट को बदलने जैसा है, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल भी हो सकता है। तुम्हें अपने आप को काफी प्रिजर्व और बचा कर रखना होगा और मेंटलिटी को बिल्कुल परफेक्ट रखना, बिल्कुल खत्म होने से पहले तक। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हो जल्दी। तभी हमारा एमसी अपनी आंखें बंद करता है और वह अपने आप को एक अजीब तरीके की चेस बोर्ड पर पाता है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ और कंफ्यूज कहने लगता है कि ये कौन सी जगह, और कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, आखिर का जो जगह है वो जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। यहाँ पर तो हेवन एंड अर्थ के सभी लोग ये देखकर लगता है कि ये चेस बोर्ड है और जो चेस बोर्ड पर जो चेस के पीसेस हैं वो ह्यूमन बींग्स है, वो भी जिंदा बींग। लेकिन आखिर का ये सभी के सभी लोग हमारी अलॉटमेंट वैली के लोग क्यों। तभी एक बंदा इसके सीनियर ब्रदर फैंग कुंग जी हुए के उठाता है और उठाकर तुरंत उस चेस बोर्ड पर पटक देता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। और दूसरा बंदा जोड़ते हंसते उससे क्या लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से रोक पाओगे। और उसका दूसरा ब्रदर भी जो 8th ब्रदर होता है वो भी टूटने लगता है, धीरे धीरे करके टूटने लगता है। इसको देखकर वो
चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल गया। और तभी एक बहुत बड़ा हाथ वहां पर आता है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तुमने जो भी मेहनत दिखाई है वो किसी काम की नहीं है। ऐसे पता चलता है कि हमारा एमसी भी किसी के चेस का एक पीस बन के रह जाएगा। और उसे पकड़कर कोई दबाते उससे क्या लगता है कि सभी के सभी लोग तुम्हारे कारण मारे जाएंगे और यही हेवन की इच्छा है। ये बात सुनकर एमसी काफी गुस्से में क्या लगता है कि मेरे कारण मारे जाएंगे, अगर ये वाकई में ऐसी इच्छा है तो मैं पूरे के पूरे हेवन को ही मिटा दूं और मेरे लिए बेटर रहेगा कि ये हेवन एग्जिस्ट ही ना करे स्टार्टिंग पॉइंट से, और पूरी की पूरी जगह को ब्रेक थ्रू कर देता है उसके हाथों से। और तभी वहां पर रियलिटी में दिखाया जाता है एक बड़ा धमाका, जिसको देखकर पता चलता है कि सोल रिफाइनिंग फर्नेस एक्सप्लोड हो चुका है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और क्या लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जब वो होश में आता है तो शॉक होता है, क्या लगता है कि शिट, जग क्या अभी अभी मैं एक वियर्ड इल्यूजन में फंस चुका था और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि मैंने इनके फर्नेस को तोड़ दिया। तभी लिंगलिंग उससे क्या लगता है कि जो सेकंड सीनियर बिदर के जो साइकिल काफी स्पेशल है। आफ्टर ऑल जब हॉन्गमेन ट्रेजर वर्ल्ड में वो एक्सप्लोड हो गए तब भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था वहां पे। तो डॉगी उससे पूछ लगता है क्या तुमने सक्सेसफुल हो या फिर नहीं हो। तभी फोर्थ एल्डर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि भले ही तुम सक्सेस हो या नहीं हो, लेकिन तुम जो सोल रिफाइनिंग फर्नेस को हमारे मेनर ब्राइट मून मेनर का एक ट्रेजर उस पर तबाह कर दिया है, तो तुम बताओ किस तरीके से कंपनसेट करोगे। तो एमसी घबराते हुए खांसते हुए लिंकन को बुलाता और उससे क्या लगता है कि तुम्हें अभी भी याद है ये थर्ड लेसन मैंने तुम्हें सिखाया था, एल्डर विदर को सिखाया था। ये बात सुनकर लिंगलिंग तुरंत बांधती है और काफी सस्पिशियस नजर से देखते हैं। उससे क्या लगता है कि मुझे अभी भी याद है कि अगर हमारी जो एलाइटमेंट वैली की जो फैमिली के खुद की यूनिक स्किल है रिपल्स रश, अगर तुम किसी को पीटना चाहते तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें रिपल रश का इस्तेमाल करना है। अगर तुम किसी को पीट नहीं सकते हो तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल दो। इसको देखकर वो वहां से खिड़की से भागना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर फोर्थ वाले चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी एंट्री होती है वहां पर फोर्थ ब्रदर की, जिसको देखकर वो काफी खुश लगने में लगा हुआ और क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर आई मीन जूनियर सिस्टर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो फोर्थ ब्रदर एल्डर की नजरों में फंस जाता है और उसे पकड़कर उसकी मालिश की जाती है रख के। और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर है और जूनियर सिस्टर है उन्होंने हमारे मैजिक वेपन को तोड़ दिया और भाग चुके हैं। तुम अभी भी यहाँ पर रुकोगे और जब तक काम करोगे जब तक तुम पे ऑफ नहीं कर देते हो उसका। और तभी उसके बाद हमें अलाइनमेंट वैली का सीन दिखाया जा, जहाँ पर हमारा एमसी का सीनियर ब्रदर आराम से बैठकर चाय वाय का नाश्ता ले रहा मतलब मजे ले रहा होता है और हवा में कुछ नोटिस करते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ बदलने वाला है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से इसकी जिंदगी रही है फैंक हुई। वो सुबह जगता है, फर्नेस पर जाकर ये यांग की मदद करता है, यहाँ पर ब्लास्ट होती है किचन तो वो किचन को संभालता है क्योंकि इसके फिर से सिस्टर बिल्कुल बेकार है किचन में, और अपने ब्रदर की मदद करता है विलन्स को बचाने में। ताकि जो सूजिया को जो हैंड है अगर वो उसके हाथों में फंस गए तो वो पंचिंग बॉक्स बन के रह जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ का जो क्रॉसिंग है हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इसके लिए बिल्कुल कैजुअल है कैजुअल। और अंत में आकर सारी की सारी रिपोर्ट अपने मास्टर को देने लगता है और इस तरीके से इसका पूरी तरीके से दिन कटने में लगे होते हैं इस एनलाइटमेंट वैली में। दूसरी तरफ हमारा एमसी और उसकी सिस्टर वहां से भागने में लगे हुए होते हैं। तो सीनियर सिस्टर से कहने लगती है कि सर स्लो डाउन हो जाइए, जरा आराम से चल लो। यहाँ पर डॉगी लिंगलिंग को कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में इस वक्त काफी गुस्से में होगा क्योंकि इसने अपने स्पिरिचुअल रूट यानी कि सोल बनाने में नाकामयाब रहा। तो लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि अब इसका मतलब ये हो कि इतनी भी मेहनत की थी वो बर्बाद हो चुकी है। सेकंड सीनियर ब्रदर वाकई बहुत ज्यादा पिटीफुल है। तभी हमारा एमसी लिंगलिंग को जोर जोर से घूरने लगता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती है और डरते उससे कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट उसे पीट दिया होता है लेकिन पता चलता है कि वो तो उस ड्रैगन से पीछे छुड़ा रहा होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था बल्कि मैं इन लोगों से पीछे छुड़ा रहा हूँ तुम्हारा। इसको देखकर वो पूछने लगती है कि आखिरकार सेकंड सीनियर ब्रदर जी हमारे साथ बाहर कैसे आ गया। लगता है कि ये सूजी याओचंग से अपना बदला लेना चाहता है। तो एमसीयू गुस्सा आती है और कहने लगता है कि तुम इस तरीके से अपना मुझे फॉलो करना बंद कर सकते हो क्या। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है कि तुमने अपनी पावर तुम्हारी सील हो चुकी है पूरी तरीके से। इसको देखकर ड्रैगन चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अगर ये तुम्हारे लिए होता तो आखिरकार मैं इस तरीके से मिजरेबल सिचुएशन में किस तरीके से फंसा होता। मैं ऑफ कोर्स अपना बदला लेना चाहता हूँ तुमसे। तभी हमारा एमसी थोड़ा सा थक जाता है तो ड्रैगन इस मौका का फायदा उठाते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर एक ओपनिंग है अपना बदला लेने का। यहाँ पर एमसी कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय बर्बाद नहीं है करने के लिए, मैं चाहता हूँ अपने कांटों को कामों से निपटता। और तभी वो ड्रैगन एमसी पर पीछे से अटैक करते उससे कहने लगता है कि जू जियाओ चैंग तुम अब पक्का मरोगे। लेकिन हमारा एमसी तो बासियां लेने में लगा हुआ और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि ड्रैगन को बुरी तरीके से पीट दिया जाता है और उसकी सवारी की जाती है। सभी के सभी लोग बैठकर उससे जाने लगते हैं और क्या लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से उड़ना होगा वरना तुम्हें मैं रोस्ट करके खा जाऊंगा। और ड्रैगन घबराते हुए क्या लगता है कि ठीक है कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरी तरफ हमारे एमसी के सीनियर ब्रदर की हालत खराब हो रखी होती है मार्केट में और ये बंदा काफी फेमस जो हो चुका, लेकिन हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता और उनके बीच से गायब हो जाता है। और क्या लगता है कि ये जो मर्चेंट्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट होते जा रहे हैं आजकल और उनकी जो प्राइजेस है वो समय के साथ काफी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि ये नया लियांग की मुझे भेजना चाहिए था ग्रोसरी को खरीदने के लिए। तभी वो पीछे कुछ नोटिस करते हैं उससे कहना लगता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम सो क्यों नहीं करते अपने आप। और वो अपने फैन को उसकी तरफ थ्रो कर देते और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम एक जेंटलमैन का ऐसा तरीका नहीं है कि छुपकर किसी पर नजर बनाए रखे, तुमने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। इसको देखकर लगता है और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरी और तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा मर्डरस इंटेंट मेरी तरफ देने में लगे हो। जिसको देखकर वो बंदा उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मेरी कोई हैबिट नहीं है जो लोग मर चुके हैं उनसे बात करने की।
और तुरंत उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा एस्कोइंग फेंकुंग ये भी कहाँ हार मान, वो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंदे पर थ्रो कर देता है, लेकिन वो बंदा बचने में कामयाब रहता है। तो वो काफी शौक होते हैं, क्या लगता है कि तुमने मेरी इस ट्रिब्यूलेशन पीरियड की लाइटनिंग पावर को ब्लॉक करने में कामयाब रहे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। अगर ऐसी बात है तो लो और पावरफुल अटैक, लेकिन वो उस अटैक को भी रोकने में कामयाब रहता है किसी तरीके से। तभी फेंकुंग जी उससे क्या लगता है कि जो थंडर से स्टार स्टेरिंग मून ब्रेकिंग टेक्निक का मजा चखो। तभी आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली का धमाका गिरता है, इसको देखकर पता चलता है उस बंदे को जब कुछ नहीं होता। तो वो काफी शौक होता है, क्या लगता है कि तुम वाकई में तुमने थोड़ी बहुत ट्रिक्स सीख ली है उस बुढ़ाऊ से, तो तुम्हें लगने में लगा हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, क्योंकि जो नान पूरे के पूरे 9 प्रोवियस में यहाँ पर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो मुझ पर काम करे, जिसको देखकर वो घबरा जाता है। और क्या लगता है कंप्लीटली अनहार्म्ड है ये बंदा, तो इसे चोट भी नहीं लगी, कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तब ये बंदा फेंग यूयो के शरीर पर एक पंच मार देता है जोर से, जिससे कि इसके बैरियर के तीसरे उड़ जाते हैं। इसको देखकर वो सरप्राइज होता है, क्या लगता है मेरी जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड की स्ट्रेंथ है, मैं उससे इसको एक नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। ये बंदा तो वाकई में पूरा का पूरा 9 पूरे से सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दूसरे वर्ल्ड से आया, इस वर्ल्ड का बंदा है ही नहीं, तो और वो वहां पर बवंडर बन जाता है उसके चारों तरफ, और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता अपने बचाने के लिए अपने आप। तो उसके मास्टर ने एक सीक्रेट टेक्निक उसको छोड़ी थी बचाने के लिए, तो वो उसका इस्तेमाल कर देता है। जहां पर उसका मास्टर मेरिट्स की पावर को इस्तेमाल करता है, तो बंदा शॉक हो जाता है, और उसको देखकर एनिमी उससे क्या लगता है कि ओह, तो तुम यहाँ पर आ गए। और तभी उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध चालू हो जाता है, जिसको देखकर कंफ्यूज होता है, क्या लगता है कि जिससे पहले के मास्टर इस जगह को छोड़कर गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए अपने हर एक डिसिपल के लिए एक पाउच तैयार किया था, और एंटिसिपेट किया था कि सभी के सभी लोग ये कोई एक ना एक दिन जरूर मदद करेगा। डैम इट, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं इनको इंटरवीन करने का बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास, और दोनों की फाइट काफी इंटेंस हो रही होती है। तो दुश्मन दूर दूर से हंसते हैं, उससे क्या लगता है कि अब जबकि तुमने अपने आप को शो कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। हम लोग उस बंदे को जरूर ढूंढ लेंगे और जरूर मार देंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे जो डिके काफी पुराना जो प्लान है वो सारा सारा बेस्ट चला जाएगा। तभी बड़ा उससे क्या लगता है कि तुम एक कैनन फोडर हो, तुम ज्यादा ही बात करते। आपको क्या लगता है कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा होगा, किसको मारने के बारे में? मेरे ख्याल से तो हमारा एमसी ही होगा। खैर, वो जो चारों तरफ से एक फॉर्मेशन में घेर लिया जाता है, जिसको देखकर वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। और क्या लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं हार मान, तुम इस बारे में कभी सोचता भी नहीं। तभी वहां पर एक बवंडर बन जाता है, जैसे कि आसपास का इलाका पूरी पूरी तबाह होने लगता है, सभी उड़ने लगता है। तो उसका मास्टर उससे कहता है कि कुंग यू है, तुम्हें इस रेस्क्यू को सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वहां पर बिजली भी कड़कने लगती है, और एक पाइथन जैसी पैंथर जैसी चीज बाहर निकलता है, जानवर वो पैंथर में तब्दील हो जाता है, जिसको देखकर मास्टर शौक होते हैं। उससे क्या लगता है क्योंकि ये हमेशा एक बात का ध्यान रखना जो भी मैंने तुमसे कहा है अभी, जिसको देखकर वो काफी शौक होते चिल्लाते। उससे क्या लगता है कि मास्टर, और तभी हम पीछे से उस पर किसी को अटैक करते हुए दिखाया जाता है। कोई उसके शरीर में हाथ डालकर एक अजीब तरीके की रोशनी निकाल लेता है, और क्या लगता है कि फाइनली मुझे मेरे पास अब तुम्हारी ट्रू सोल मौजूद है। और उसकी ट्रू सोल निकलने के बाद फेंग कुंग ये कुछ भी नहीं कर पाता और मूव भी नहीं कर पाता, और इस तरीके से वहां पर यहाँ की कहानी खत्म होती है, और कहानी शिफ्ट होती है हमारे एमसी की तरफ, जो कि ड्रैगन पर आराम से उड़ते उड़ते आने में लगा हुआ, और वो सो रहा होता है। तभी उसे कुछ भयानक सी चीज महसूस होती है, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन भी शौक होते हैं, उससे पूछ लगते हैं सेकंड सीनियर ब्रदर क्या हुआ आपके साथ, इतने शौक क्यों हो? वो घबराते, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और क्या लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशन होगी। दूसरी तरफ फेंगो के पास आती है फिफ्थ सिस्टर, जो कि उसे स्कैन करते हैं। उससे कहने लगती है कि इसके जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी है, इसके पास कोई भी एक्टिवेट करने की पावर नहीं बची हुई है। इसकी ब्रीथिंग नॉर्मल है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है, लेकिन जो लाइफ साइंस है वो रिसेंटली में काफी ज्यादा स्टिमुलेट होने में लगे हैं, और सिचुएशन कंफर्म की जा चुकी है। जो फैंग है उसने अपनी ट्रू सोल को खो दिया है, और जज किया जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन को, बैकअप प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जा रहा है, स्टार्ट जो मास्टर के द्वारा किया गया था यहाँ से जाने से पहले। तो उसका मास्टर का मैसेज बजने लगता है, और कहने लगता है क्योंकि ये मुझे पता है कि अगर जो तुम मैसेज देखने में लगे हो, इससे पता चलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी छोड़कर जा चुका हूँ। मैं इसको बिल्कुल उस पेपरमैन के बाद भी बचाने में नाकामयाब रहा। लगता है कि जो हमारा प्लान है उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाना पड़ेगा। 618 तो मैं जल्द से जल्द इस कुंगियो को हमारे एनलाइटमेंट बेली पर लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद इसके जो यिन यांग लीजी है ना, और सभी के सभी लोगों को अपनी एनलाइटमेंट वैली में छुप कर रहना होगा, उससे बाहर मत निकलना। और बात करें जियाओ चेंग के बारे में, तो उसके प्लान अकॉर्डिंग प्लान के हिसाब से चलना होगा, जिसको सुनकर वो मान जाती है, और क्या लगती है कि इंस्ट्रक्शन कंफर्म हो चुके हैं, प्लान को एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी को जुगमैन के पास दिखाया जाता है। वहां पर आकर वो सभी लोग कहने लगता है कि अच्छा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम सभी के सभी लोग सेवन सेट अलायंस के स्पेशल गेस्ट हो। मैं आपसे माफी चाहूंगा जो इस तरीके से पुअरली आपका वेलकम कर रहा हूँ और प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहां पर लिंगलिंग खुश होते हुए उससे पूछ लगते कि वाओ, फाइनली हम लोग अंदर आने में कामयाब बना चुके हैं इस बार। और तभी सामने वाला उनसे कहने लगता है बंदा प्लीज आप यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, मैं लीडर को जाकर रिपोर्ट कर देता। और तभी हमारा एमसी बिना कुछ समझे अंदर चला जाता है। उससे कहते सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं काफी जल्दबाजी में इसमें, और मुझे जल्द से जल्द ये वापस से दे दो, मैं बाद में तुम्हारा रजिस्टर करवा दूंगा अंदर जाकर। और फोर्थ फोर्च में बिना कुछ समझे अंदर चला जाता है। वो घबराता है, कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, अभी तक मैंने लीडर से तुम्हें प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। तो एमसी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और मुझे इंट्रोड्यूस करो। तभी लेकिन क्या लगती है सेकंड सीन पे तो जरा मेरे लिए तो रुक लो।
और काफी एरोगेंट तरीके से लोग अंदर जाने लगते हैं और बाकी के सब लोग काम पे लग जाते हैं। तो लिंग लिंग उससे कहती है आराम से पीछे चलते चलते कि सीनियर ब्रदर, क्या तुम्हें कुछ अनवेल फीलिंग होने में लगा हुआ है क्या? तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये स्मेल नहीं आ रही है क्या? इस पूरे के पूरे जुगू में बाकी में बहुत ज्यादा पसीने की बदबू आने में लगी हुई है। आखिर इस जैसी जगह 7 सेक्टर अलायंस में ज्वाइन कैसे हो गई? तभी हमें इस जुगू मैन के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि उससे देखकर क्या लगता है कि आखिरकार हमें इस मैटर का सवाल सॉल्यूशन जल्दी से जल्द ढूंढना होगा और तुम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो बंदा कहता है ठीक। तभी एमसी लात मारकर दरवाजे पर अंदर घुसते क्या लगता है कि जो पर्सन यहाँ का इंचार्ज जल्दी से बाहर आओ मुझसे बात कर, और लीडर को उसको देखकर फट जाती है। तो एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम जो ताइबे रूलर है उसे हैंड ओवर कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे पूरे सेट को चलाकर राख कर दूंगा। तभी लिंग लिंग उसके ये बिहेवियर देखकर कहने लगता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए। ये काफी रेयर सी बात है कि आप लोग यहाँ पर अंदर आने में स्मूथली मैनेज करने में कामयाब रहे थे। डॉगी उससे क्या लगता है कि अगर तुम इस तरीके से अभी फेल हो चुके हो तो तुम्हें ऐसे इंडिस्क्रिमिनेटली अटैक नहीं करना चाहिए किसी पर। इतनी बात सुनकर एमसी उसको शांत करते हुए उससे क्या लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। यहाँ पर इसे भी अपने आप पर डाउट होता है, क्या लगता है कि मुझे अभी भी काफी इरिटेबल महसूस होने में लगा हुआ है। यहाँ पर लीडर की फटी पड़ी होती है और क्या लगता है कि तुम सभी के सब लोग अलर्टमेंट वैली से हो, सभी के सभी डिसेबल ऑलरेडी रिपोर्टेड किए जा चुके हैं, तुम काफी रेयर विजिटर्स हो हमारे लिए। तो एमसी उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि ठीक है, अब जबकि तुमने प्रोसेस को खत्म कर लिया है तो हम चाहते हैं कि तुम जल्दी इस मैटर को सॉल्व किया जाए हमारे द्वारा। मॉन्स्टर से फाइट करनी है या किसी और चीज से, जल्दी बाहर लेकर आ, मैं काफी जल्दबाजी में हूँ। इसको देखकर ये बंदा शौक होते हुए चिल्लाते हुए क्या लगता है उसके पसीने छूट जाते हैं कि तुम मेरे नजदीक मत आना। और इसके स्त्री के बिहेवियर को देखकर जहाँ पर वो टेबल के पीछे छुप कर बैठा हुआ तो एमसी भी सरप्राइज होता है, क्या लगता है जहाँ तक ये सभी के सभी लोग मुझे इतना अनॉय करने में लगे हुए हैं। और वो बंदा मन में सोचता है क्या लगता है ये कितनी अजीब बात है, आखिरकार मेरे जो पैर है वो इस बच्चे को देखकर घबरा क्यों रहे हैं। जहाँ पर उसका साथी उससे क्या लगता है कि हमारे लीडर ने काफी ज्यादा बैटल को लड़ा है साउथ में और इनकी जवानी के दिनों में उन्होंने कई सारे दुश्मन बनाए हैं अपने, और इसलिए दूसरे आउटसाइडर के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहना उन्हें काफी ज्यादा पसंद नहीं आता और हमेशा से इस तरीके से हरकतें देते हैं। जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि अगर चाह तो मैंने पीडीएसटी वो रख के रखी है, मुझे वाकई में ये हरकतें नहीं करनी है, तो मैं जल्दी जो मैंने तुमसे काम कहा है वो काम कर दो फटाफट से। मैं बस ज्यादा कुछ नहीं चाहता, तुम्हारे जो ताइबाई रूलर है मैं उसे उधार लेना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम के सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसको देखकर लिंग लिंग उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा स्किल्ड वाले कैसे बन गए? तो ये बंदा घबराते उससे क्या लगता है रोते रोते, नहीं 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 नहीं, तुम पहले आराम करो, यहाँ पर मैं किसी को भेजता हूँ ताइबाई रूलर लाने के लिए। ये बात सुनकर वो एमसी उससे चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मुझे इंतजार नहीं करा, इमीडिएटली अंदर जाओ। तभी पीछे से बाहर कोई आता है और उससे क्या लगता है कि जरा मेरी बात तो सुन लो, ये बंदा तुम्हें कभी भी ताइबा रूलर देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसको देखकर हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि बच्चे बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं फंसना चाहिए, जल्दी जाओ और बाहर जाकर खेलो। तो ये सुनकर वो उससे बच्चा चिल्लाते उससे क्या लगता है कि जो पर्सन है वो एक असली लीडर नहीं है, ये सारे के सारे मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर जो कि डिमोनिक इविल से बने हुए हैं, जिन्होंने यहाँ के लीडर को मार दिया है और उनकी जगह ले ली है। ये बात सुनने के बाद वो पूछता है हमारा एमसी कि ये बच्चा सही कहने में लगा हुआ है, और वो सभी के सभी पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं। एमसी काफी गुस्सा आ जाती है और उससे कहती है कि तुम अभी प्रिटेंड करने में लगे हुए हो, तुम वहां वाकई में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो और काफी लाउड। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? इतनी देर से चिल्लाने में लगा हुआ हूं मैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा तब तक तुम्हारे कान ठीक नहीं हो जाते। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम एक मॉन्स्टर हो, अगर तुम मर जाते हो तो तुम एक दूसरी कहानी है इस बात की। लेकिन वो घबराते हो उससे क्या लगता है कि तुम किस बारे में बात करने में लगे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको शांत हो जाना चाहिए। काफी इरिटेबल और गुस्से में महसूस कर रहा होता है, बातें करने में लगा होता है। तो लूनिया सिस्टर से शांत कराती है और डॉगी उससे क्या लगता है कि अगर तुम किसी बंदे को इस तरीके से पीट दोगे तो वो बंदा मर जाएगा, फिर तुम्हें ताइबा रूलर नहीं मिल पाएगा। इसको देखकर सीनियर सिस्टर जूनियर सिस्टर उससे क्या लगता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया, ये जो बंदा है इतनी देर से बात करने में लगा हुआ है, लेकिन जो लीडर है उसने अभी तक इस बंदे की बात को सुना नहीं है, ना ही इसे की तरफ देखा है। ये पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा एक वंडरिंग स्पिरिट है, घूमती फिरती अनजानी स्पिरिट। हमें नहीं पता कि आखिरकार ओनली सिर्फ और सिर्फ हम ही इसे क्यों देख पा रहे हैं। तो वो स्पिरिट उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा आसान है प्रूव करना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या फिर नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रियल लीडर के बारे में पता लगाना है उसके वेयर वर्ड्स में, फिर तुम्हें ताइबा रूलर मिल जाएगा। और ये जो इम्पोस्टर है वो इसको नहीं लेकर आ सकता क्योंकि सिर्फ रियल लीडर को उसके बारे में पता है। ये सुनकर एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुमने इस बंदे की बात सुनी, अब तुम बताओ जहाँ पर तुम जिंदा रहते हो जो नहीं रहते हो वो तुम्हारी सिंसिटी पर डिपेंड करता है, और मुझे बताओ कि जो ताइबा रूलर है वो कहाँ पर है। और वो लीडर घबराते उससे कहने लगता है कि मैं जल्दी से जाता हूँ और वापस लेकर आता हूँ। और इसके बिहेवियर को देखकर एमसी उससे पूछने लगता है कि इसने अभी तक अपने आप को प्रूव कर दिया, अब तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो बच्चा उससे कहने लगता है कि एनीवे मैं इसकी गारंटी देता हूँ कभी भी ताइबा रूलर को वापस लेकर नहीं आ पाएगा। और बात कर एविडेंस के बारे में तो डेफिनेटली मेरे पास एक तरीका है जिससे कि मैं मॉन्स्टर की ट्रू आइडेंटिटी को शो ऑफ कर सकूं तुम्हारे सामने। तो लिंग लिंग उससे कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, अगर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए? तो एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम और जो डाकी हुए जाकर गेट कीपर को देखो और मैं यहाँ पर आसपास देखता हूँ, और हमेशा ध्यान रखना ही कोई भी तुम्हें ट्रिक ना कर। मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ इस स्प्रिट के बारे में कि ये क्या कह रही है। इसको देखकर जूनियर लिंग उससे कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर का मूड आज वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, मुझे लगा था कि जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो वाकई में अपने जजमेंट को खोने वाले हैं। तो डॉगी भी क्या लगता है कि तुम अपना मुंह को बंद रखो। लगकर इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो
इस पूरे के पूरे जोगी मैन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लगने में लगी है। तो एमसी को देख करके लगता है कि तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक मुझे ट्विस्टेड प्लॉट के बारे में यूजुअली सब कुछ पता हुआ है, और ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है मेरे लिए टाइबर रूलर से काफी पावरफुल बनना, वो भी इतनी ज्यादा आसानी थी। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कठिनाइयां जरूर आएंगी, और जो की प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है, जो की प्लॉट होने वाला है, वो इस बंदे से रिलेटेड है। और अगर ऐसी तो हमें इधर उधर स्प्लिट हो जाकर उसे ढूंढना चाहिए। और वो इधर उधर कहने लगता है कि बच्चा कहाँ गया। तभी एमसी की नजर किसी पर चीज कर दाकी उसको देखकर कहने लगता है कि ये येनी यांग बीस्ट नहीं है, जो कि येनी यांग आयन का पेट है। तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो? पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। जब वो सारी की सारी बात उस पेट की सुनता है तो उससे कहने लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो मेरा सीनियर ब्रदर फेंक है वो करंटली काफी ज्यादा बुरी हालत में है, और इस बार एनलाइटमेंट एली में वैली में आराम करने में लगा हुआ है, और मास्टर ने यहाँ पर थोड़े अलग अरेंजमेंट्स करके रखा हुआ है, तो मुझे वहां पर तेरे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है वापस जाने की। ये बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, मैं तो जल्दबाजी में क्यों? तभी वो स्प्रिट उससे कुछ कहती है, तो उससे ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि तुम कहना चाहती हो कि जो फेंक है उसकी जो नेटल ट्रू स्प्रिट है वो काफी ज्यादा चोरी हो चुकी है किसी बंदे के द्वारा, और कल्पित पूरी तरीके से अननाउन है, तो इसीलिए जो 618 है वो उसने उसे आराम करने के लिए वापस से रिकमेशन के लिए ले जा चुकी है। ये बात सुनकर वो स्प्रिट कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुम। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो भी शॉक होते हुए उससे कहने लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, तुमने अभी तक मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया इतना इंपॉर्टेंट मैटर। और वो काफी गुस्से में और घबराते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है जो फेंग यू है वो एक हाफ स्टेप इमॉर्टल बंदा है, आखिरकार कौन पॉसिबली इसे हार्म कर सकता है इस तरीके से। और आखिरकार इसके क्या कहने का मतलब है कि मास्टर ने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखे हुए हैं। तभी वो वंडरिंग स्पिरिट एमसी के पास बदर आकर उससे कहने लगती है कि तुम उस बाई ताबाई रूलर को ढूंढना चाहते हो। तो एमसी सटक सटक जाती है, उसके चेहरे पर 2 बार पंच मारते उससे कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ता इस तरीके से मत रोको। तो वो बंदा मार खाने के बाद कहने लगता है कि ये यूजलेस है, मैंने ऑलरेडी तुमसे कह दिया है कि वो सेक्ट मास्टर बिल्कुल फेक है। और जब हमारा एमसी से इग्नोर करके जाने लगता है तो वो उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। लेकिन हमारे एमसी की पहले ही सटकी होती तो वापस मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाते उससे कहने लगता है कि तुम काफी अनॉय करने में लगे, मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुमसे और ज्यादा नहीं डील करना चाहता हूँ, और यहाँ पर तुम इस तरीके से बकवास करने में लगे हुए हो। मेरे को अभी भी वापस जाना है और लोगों को बचाना है। इस बात को सुनने के बाद वो बच्चा उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसने अपनी ट्रू स्पिरिट को खो दिया है, मैंने सही कहा ना, लेकिन तुम्हारे पास तो स्पेशल रूट है ही नहीं है, तुम वापस जाकर कर क्या लोगे? तुम बस एक मेयर तो थी मॉडल हो मॉडल, अगर तुम वापस चली भी जाते हो तो तुम अपने फ्रेंड की कैसे मदद करोगे? और जैसी बात मॉडल की आती है तो हमारे एमसी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन इसकी बात में सच्चाई थी तो अब उसके अलावा कुछ नहीं कर पाता और क्या लगता है कि तुम सही कह रहे हो, सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मेरे लिए सबसे पहले ट्रू स्पिरिट को ढूंढना है अपने फ्रेंड की। इतना पावरफुल अटैक देखकर इस बंदे की कहीं फट जाती है और घबराते घबराते कहने लगता है ये बच्चा जो ट्रू स्पिरिट है वो कनेक्टेड होती है उसकी स्पिरिचुअल रूट से, जो ताइबाई रूलर है वो इसको रेजोनेट कर सकती है तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट से, और उसके बाद तुम बिना किसी परेशानी किसी भी बंदे की ट्रू स्पिरिट रूट को ढूंढने में मदद मिल सकती है। और मेरा नाम ची है और मैं यहाँ पर यंगर डिसिपल हूँ उस सेक्ट मास्टर का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी यहाँ पर कुछ मदद कर सकूँ। यहाँ करंट जो सेक्ट मास्टर है वो एक फेक है जो कि डीमन आ चुका है उन्हें बदलने के बाद, और इस चीज को मैं प्रूव करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हो? तो वो बच्चा उससे कहने लगता है कि इसलिए मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि पूरा जो कास्टिंग गेट है उन्हें डीमन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा कास्टिंग गेट है वो काफी ज्यादा प्राउड हुआ करता था अपनी पावरफुल वेपन को फॉर्ज करने के लिए और जो सीक्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट बनाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ये कब से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सेक्ट मास्टर है वो अजीब तरीके के क्रूड और इविल वेपन को बनाना उन्होंने चालू कर दिया है, पढ़ने लगे हैं, और ये सारे के सारे जो वेपन है वो एमिनेट करने में लगे हैं डिमोनिक एनर्जी। और जो फेक सेक्ट मास्टर वो सारे के सारे कांड को कवर अप करने में लगे हुए जो भी उल्टी सीधी चीजें होने में लगी हुई हैं, जिससे कि जो अदर कास्टिंग गेट वो के जो डिसिपल्स है वो काफी ज्यादा बेकार बनते जा रहे हैं समय के साथ साथ। और सिर्फ तुम एक आउटसाइडर होने के बाद ही पूरी तरीके से अनफेक्टेड है, और इसलिए मैं तुमसे इस बात की माफी मदद मांगने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनकर एमसी उससे पूछ लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मुझे अनकंफर्टेबल अंदर कदम रखने के बाद क्यों महसूस होने में लगा होता है इस कास्टिंग गेट पर। अच्छा तो जो डिमोनिक एनर्जी है तो वो बच्चा उससे क्या लगता है कि तुम इसे फील कर सकते हो? मैंने बिल्कुल गलत बंदे को नहीं चुना। जहाँ पर बच्चा उससे क्या लगता है कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो, मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक डिमोनिक डेटा के फॉर्मेशन को एडवांस में सेटअप करने वाला हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है ताकि तुम उस फेक सेक्ट मास्टर को उस फॉर्मेशन में लाने में मदद कर सको। और जब तक तुम उस फॉर्मेशन में एंटर करने में उसकी मदद कर दोगे तो मैं रिवील कर दूंगा उसके ट्रू फॉर्म को। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसके बाद में उस डीमन को सबड्यू कर लूँ और उसको हरा दूंगा। ये बात सुनकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं, और बच्चा क्या लगता है कि उसके बाद में तुम्हें ताइबे रूलर दे दूंगा और डील हो जाती है उनके बीच। तब भी वहां पर उनकी बातें चलती है और क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर वाकई में थॉटफुल, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझे इन्वाइट ही नहीं किया है बल्कि मुझे ताइबे रूलर है जो कि इनका ट्रेजर है वो पर्सनली यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर मेरे लिए स्पेशल रूट बनाने वाले। मैं डेफिनेटली इस बात के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँ। और ये बंदा काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो यंग मैन, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा रेयर टैलेंट हो, एक ही ग्लैंस से एक ही नजर में पहचान लिया था। ऑफकोर्स ये बात है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा।
तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये जूनियर काफी ग्रेटफुल है इस बात के लिए सेक्ट मास्टर के लिए, लेकिन जो सेक्ट मास्टर है आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा दूर खड़े हो? तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि क्या ऐसी बात है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। और तभी रियलिटी में दिखाया जाता है कि वो कितना दूर होता है। तो हमसे चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुमको बहुत ज्यादा दूर रखे हो, मैं बियरली तुम्हें मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। तभी उसका एक चला आता है हमारे पास एमसी की ओर से, कहने लगता है जो सेक्ट मास्टर ने कहा है कि हमारा इस मुकाबले को देने से पहले जो सेल्फ डिस्टेंस की बातों का इस तरीके से सुन पाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास ये लेकर आ जाऊँ। प्लीज आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करना, प्लीज आप यहाँ पर इम्प्लीट कर सकते हो अपनी इस अवेकनिंग स्टोन में। आपकी ये सेरेमनी उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि इस ओल्ड मैन की जो पीडीएसटी है वाकई बहुत ज्यादा सीरियस है, और वो स्पिरिट बगल में चुप कर बैठी हुई होती है। और कहने लगता है वो बंदा, मैंने हमेशा से ऑलरेडी उस फॉर्मेशन को ड्रॉ कर दिया है, जल्दी से कुछ सोचो जिससे कि ये बंदा आगे आ जाए। तो एमसी उससे कहने लगता है कि ये बंदा मुझसे वैसे ही दूर बना हुआ है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उसके लिए, तो मैं कैसे इस ट्रिक इसको ट्रिक करके यहाँ पर बोला, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रॉपर्ली यहाँ पर चुप कर बैठे। तो एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर मैं वाकई में यंग हूँ, लेकिन मेरी जो सुनने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है दूर से, क्या आप थोड़ा क्लोज आकर मुझसे बात कर सकते हो? दूसरा बंदा कहने लगता है कि प्लीज आपने इम्प्रिंट्स भी यहाँ पर छोड़ दो। और सभी की पावर लेवल को असेंस करने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस एक टेस्ट है जिससे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के रिस्ट्रिक्शन से पता लगा सके। और तभी वहां पर फास्ट एक्टिंग हार्ट सेविंग पिल को खाने लगता है बहुत सारी, और कहने लगता है कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अभी भी डिस्टेंस में चिल्लाने के लिए काफी दम है। और तभी उसका रिजल्ट वो सेक्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है, और वो उसको देखकर कहने लगता है कि वाह काफी सरप्राइजिंग वाली बात है, इस वुमन के पास सिर्फ और सिर्फ बेस्ट स्पिरिचुअल लूट मौजूद है। और मैन के बारे में बात कर तो ये तो एक तुच्छ सा मॉडल है, इसके पास स्पिरिचुअल लूट ही नहीं है। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और तुरंत आगे बढ़ते हुए क्या लगता है, खैर अगर जो लिटिल ब्रदर ने ऐसा कह ही दिया है तो ये काफी रीजनेबल वाली बात है और काफी थकाने वाली बात थी इतनी दूर से बात करने के लिए, चलो हम लोग क्लोज आ जाते हैं। और मन में सोचते हुए कहने में जरा चाहता होता है कि ये एक तुच्छ सा मॉडल है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। और एमसी को देखकर कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे ने अपना दिमाग क्यों बदल लिया, अपने मन को बदल लिया। तो लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसने आपको मॉडल समझने के बाद इसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। और तभी वो सेक्ट मास्टर एक जगह पर कदम रख देते हैं, जिससे उस बच्चे को मौका मिल जाता है उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और क्या लगता है कि सही अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, डीमन डिटेक्टेड मिरर रिवील, डीमन तुम ऑलरेडी हमारे जाल में फंस चुके हो और एक लाइट गिरती है उसके ऊपर, जब तक तुम इस डीमन डिटेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर हो तुम अपने रिवील कर दोगे ट्रू फॉर्म को। और तभी वहां पर जोरदार धमाका होता है जिसको देखकर एमसी शॉक होते हुए क्या लगता है कि तुम सब तैयार हो जाओ, जहां पर शायद बहुत भयानक बैटल स्टार्ट हो सकती है। तभी सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि मुझे लगा था कि जब कोई पावरफुल फॉर्मेशन हो, मैं काफी ज्यादा लिटिल थोड़ा बहुत नर्वस हो चुका था इस बात को देखकर कि यहाँ पर डीमन डिटेक्टिव फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन जब ये बदलता नहीं है तो वो सभी के सभी पूरी तरह से शॉक हो जाते और हमारा एमसी गुस्से में उस बच्चे पर अटैक करने पड़ता है। तो बच्चा कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये बंदा आखिरकार इस बंदे ने अपनी ट्रू फॉर्म को क्यों नहीं दिखाया है यहाँ पर अभी तक। तो एमसी उससे कहने लगता है क्या इसका मतलब ये हो कि तुम्हारा डीमन डिटेक्टिव फॉर्मेशन वो फेल हो चुकी है, मुझे पता था तुम अनरिलायबल हो स्टार्टिंग से। तभी सेक्ट मास्टर मुस्कुराते अटैक करते उससे कहने लगता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि तुम्हें लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, तो इसीलिए तुम सभी के सभी लोग मुझे इस डीमन डिटेक्टिव फॉर्मेशन से पता लगाना चाहते थे, ट्रू फॉर्म लाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रियलिटी में इस पूरे कास्टिंग गेट का सेक्ट मास्टर हूँ। जहाँ पर मेरे लिए कितनी तक खुशी वाली बात है कि मुझे यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों की जरूरत थी मेरी स्वॉर्ड को बनाने के लिए, ताकि मैं सेक्रीफाइस करके उसे और ज्यादा पावरफुल बना सकूं। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो गार्ड्स ने पकड़ लो, तो मैं बस ज्यादा कुछ नहीं अपनी जिंदगी को यहाँ पर छोड़कर जाना। जब उनकी भयानक युद्ध और फाइट स्टार्ट हो जाती है तो वो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हमारा एमसी अपने ड्रैगन को बुला लेता है और ड्रैगन के साथ साथ वो स्प्रिट भी आ जाती है और वो सभी घबरा जाते हैं और क्या लगता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और बच्चा इसको देखकर और शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। सेक्ट मास्टर है वो काफी रुचि है, काफी काइंड बंदे हैं, आखिरकार ये बंदा इस तरीके से पीपल को लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए सिर्फ वेपन बनाने के लिए उस तरीके के रास्ते पर कैसे जा सकता है। तो हमसे उससे क्या लगता है कि तुम उसे दिखाई नहीं दे रहा कि ये बंदा ऑलरेडी डिमोनिक बीन बन चुका है और तुम्हें कर्ज करना इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है सभी से, तुम ए डाओलैंग तुम क्या तुम प्रेफर करते हो यहाँ पर बरीड जहीं पर गाड़ दूं मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूं, यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये बात सुनकर वो स्प्रिट उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतना स्टेज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम तो दे दो उसको सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जहाँ पर लिंगलिंग हमारे एमसी को बताती है और समझाते हैं उससे क्या लगता है कि इसके पहले मैंने सुना कि जो सीनियर सिस्टर को बात करते हुए इस मैनर के अंदर के जो सेक्ट मास्टर थे वो काफी ज्यादा बेनेवल और रिलीजियस पर्सन थे, लेकिन सडनली अचानक से उनका जो रीजन है वो पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो चुके थे। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि बेनेवलेंस रिलीजियस और तुम कह रहे मैं अच्छा बंदा था, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरा तरीका है दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इससे ये पता चलता है कि मैं बस एक स्टबर्न बेवकूफ हूँ, एक स्टबर्न फूल हूँ। पास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्ज करने में लगता हूँ वेपन्स और मैजिकल टूल्स को, लेकिन जब से मैंने उस बंदे से जाकर मिला हूँ तब उसके बाद मुझे पता चला कि रियलाइज हुआ कि आखिरकार मैं कितना बेवकूफ था और पूरी की पूरी जिंदगी भर आयरन को फॉर्ज करने का क्या ही मतलब है जब तुम्हारे पास डिवाइन आर्टिफिक्स फॉर्ज करने का एक तरीका है। तो आखिरकार मैं इस तरीके को और लिविंग लोगों को सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करूँ, ताकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को रिफाइन कर सकूं और अपने आप को काफी पावरफुल बना सकूं उनका इस्तेमाल करके, और सारा का सारा कंट्रोल मेरे अंडर में आ जाए। जिसको देखकर स्पिरिट शॉक होती है, उससे क्या लगता है कि इन वेपन को देखकर लगता है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इविल स्मेल आने में लगी हुई है। ये सारे के सारे
वेपन्स को लोगों को सेक्रीफाइस करने के बाद बनाया गया है। सेक्ट मास्टर ऑलरेडी डीमन के पाथ पर जा चुके हैं। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि तुम यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बल्कि गलत फहमी को पाल कर रखे हुए, और मुझे पता है कि तुम स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हो, जो कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी भी दूसरे वाले मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए था अपने बेनिफिट के लिए। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर हंसता है। उससे क्या लगता है कि जो जीतता है इतिहास वही लिखता है, और जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हार जाते हैं वो गलत होते हैं, और मेरी इस ग्लोरी के लिए, विक्ट्री के लिए, मेरी जीत के लिए कंट्रीब्यूट करने लगे हैं इतना, ये तो उनके लिए गर्व वाली बात। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि हमारे तुम्हारी ट्विस्टेड लॉजिक को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता तब तक तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। लगता है कि तुम्हें गलत प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। अभी तक तुम पूरे इस मैच को जीते भी नहीं हो, तो इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की गंदी हालत है, तो गंदी है तुम्हारी। और तभी ऑर्डर देता है अपने डिसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या लगता है कि तुम एक तुझे से मॉडल हो, अभी रुको, अभी तुम्हारी बैट बजा, और जैसे अटैक करने के लिए सभी जाते तो हमारा एमसी एक पंच मारता है और सभी दूर गिरते, और कहने लगता है कि अब आगे आओ, तुम्हें लगता है कि मैं एक तुझसा मॉडल तुम्हें नहीं हरा सकता। तो इस पे उससे क्या लगता है कि आखिर ये बंदे को किक करने के बाद भी, इतना सब हरकतें करने के बाद भी, कॉर्नर में डालने के बाद भी ये बंदा डर क्यों नहीं रहा? तभी ये सेक्ट मास्टर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। अगर ये वाकई में ऐसी बात है तो मैं अपनी ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल कर तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाता। तभी हमारा एमसी भी अपने अपने क्या कर, उससे क्या लगता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक डिवाइन बीस्ट है। क्या तुम पर्सनली मुझे सबक सिखाना चाहते हो? लगता है कि मुझे ही तुम्हें ये सबक सिखाना पड़ेगा बदले में। और अपने ड्रैगन और स्पीड की तरफ, स्पीड को उसकी तरफ शूट करते, उससे क्या लगता है कि अब तुम जाओ और उसे पकड़, और वे दोनों के दोनों उस सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सेक्ट मास्टर अपने आप को बचाने के लिए शील्ड का इस्तेमाल करते, लेकिन तभी अचानक से वहां पर वो कुछ भी मूव नहीं कर पाते। इसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं, और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मूव क्यों नहीं कर पा। और ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करोगे? तो स्पीड कहने लगती है कि तुम्हारी जो स्लिपरी स्नेक है वो बकवास करना बंद करो मेरे पीछे पीछे। और ड्रैगन कहता है तुम स्नेक किसे कह रहे हो? तभी हमारा एमसी आगे आकर उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग काफी ज्यादा स्लो हो, मैं खुद जाकर इस मैटर को सॉल्व करता। और तभी उसकी जो ब्लेड है उस पर अटैक कर देता है, और क्या लगता है कि सूज याओचंग, इसकी ब्लेड बिल्कुल भी सही नहीं। जहाँ पर स्पीड उससे क्या लगती है कि हे सूज याओचंग, तुम्हारा जो डॉग है वो ऑलरेडी पास आउट हो चुका। तो ड्रैगन समझाते हैं। उससे क्या लगता है कि सूज याओचंग, ये जो इस बंदे की जो पर्सन की जो ब्लेड है, इसको देखकर लगता है कि हम लोग इसके कंट्रोल में आ चुके हैं। तभी हमारा एमसी इसकी बात सुनता है। तो क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग अभी तो ब्रेक करने में लगे होते, कितने पावरफुल, कितने अमेजिंग हो। तो आखिरकार तुम्हें इस स्मॉल बॉस के द्वारा इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया है, और तुम मेरी साइड को ज्वाइन करना चाहते हो। इससे साबित होता है कि तुम कितने कमजोर, तुम निखर रहे हो, किसी काम के नहीं हो, नल्ले हो नल्ले। इसको देखकर ये बात इसके स्पीड के दिल पर लग जाती है, और क्या लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस ब्लेड के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो ब्लेड है वो कंट्रोल कर सकती है सब हमारी स्पेशल रूट, जिससे कि हम मूव नहीं कर सकते। इसको देखने के बाद सेक्ट मास्टर काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि मुझे एक मौका मिल चुका है तुम्हें अटैक करने के लिए। लेकिन लिंगलिंग अपने सीनियर ब्रदर को बचाने के लिए पीछे से अटैक कर पड़ती है, और आगे से हमारा एमसी अटैक कर पड़ता है ताकि उसे जोड़ते हरा सके। जब दोनों की पावर्स आपस में टकराती है तो वहां पर एक वॉर्टेक्स बन जाता है, जिसको देखकर लिंगलिंग कंफ्यूज और शॉक होते हैं। उससे क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे स्नीक अटैक करने में फेल हो चुकी। तो एमसी उससे क्या लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग हमें फाइट करना होगा इस बंदे को हराने के लिए अच्छी तरीके से। थोड़ा समय लगेगा तो फिर कोई बात नहीं, हम आके कर रुतविस कैरेक्टर है हमारे पास, क्या हम अभी भी स्नेक अटैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? और इसी तरीके से हम वॉर में रिसेप्शन दिखाएंगे, और उस बंदे की पावर लेवल बढ़ती जाती है, और कई सारे गोले के धमाके उसकी तरफ फेंकते तो हमारा एमसी बच जाता। और अपनी शॉट देते हुए लिंगलिंग उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर को मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आइस ब्लेड। लेकिन जैसे भी कुछ करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसके हाथों में तो वो ब्लेड आई ही नहीं, और पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। और क्या लगता है कि मैं तो सुबह ने भूल गई थी कि मेरे पास अब यूजलेस स्पेशल रूट है, और मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें बस स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करना है ताकि तुम अपने एल्डर ब्रदर को सबक सिखा सको। क्या जो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप एंडरमेंट वैली में सिखाई है तुम उसका यूज करो, बस और कुछ नहीं है। तो यार अपने आप से उसको स्पीड के पास कहता है तुम सभी को वापस जाओ और तुम दोनों का दोनों आराम करो। और तभी लिंगलिंग उस पर अटैक कर देती है अपनी स्वॉर्डमैनशिप से। तो वो क्या लगती है कि जो एनलाइटमेंट वैली की स्वॉर्डमैनशिप है उसकी थर्ड फॉर्म नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कल्टीवेट इमोर्टलिटी, चाहे कुछ भी हो जाए इमोर्टलिटी कल्टीवेट करूंगा अगली बार तो। और दूसरी तरफ हमारा एमसी भी उस पर अपने बेम्बू से अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि अभी भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तो पीछे से लिंगलिंग आकर उससे क्या लगती है कि मैं काफी ज्यादा इनविजिबल हूँ अपने सीनियर ब्रदर सूज याओचैंग के साथ, और दोनों की घमासान ये जो चालू बना रहा है। इसको देखकर सेक्रेटरी कंफ्यूज होता है। उससे क्या लगता है कि तुम कंट्रोल क्यों नहीं है? तो एमसी बताता है। उससे क्या लगता है कि वो इसलिए कि तुम, मैं इस बार में पहले से सोचने में लगा था कि तुम्हारी जो ब्लेड है वो एक्चुअली में कंट्रोल कर सकती है लोगों की स्पिरिचुअल रूट को, इसलिए इसके जो तुम्हारा जो वेपन है, पावरफुल वेपन है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस पूरे के पूरे 9 प्रोविंसेस कंटिनेंट में कल्टीवेटर्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं। ये बात समझकर वो समझ जाता है सुनने के बाद। और क्या लगता है कि मैंने डिटेक्ट किया था कि तुम एक मॉडल बॉडी है तुम्हारे पास, तो मुझे लगता है कि तुम बस, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बैड एप्टीट्यूड है, और अब समझ में आया कि तुम्हारे पास तो स्पेशल रूट है ही नहीं है। और अब इसलिए अब पता चला कि मेरे स्पेशल पावर ना होने के कारण मैं तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने कभी भी तुम जैसे एक प्योर मॉडल बॉडी को नहीं देखा है प्योर स्टोन के साथ। और इतनी बेइज्जती करने के बाद बार बार मॉडल 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 कर करके उसकी भाई सब धुल जाती है। तो एमसी गुस्सा होते हैं। उससे क्या लगता है कि लेकिन तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना ज्यादा तुम लोगों पर लुक डाउन करोगे उतना ज्यादा उन लोगों को गुस्सा आएगा। और सेक्ट मास्टर को लगातार बैक टू बैक उसे धोना चालू कर देता है गंदी तरीके से। और क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेइज्जती करने की? सेक्ट मास्टर क्या लगता है कि ये काफी दुख रहा है, प्लीज शांत हो जाए। और उसका सर उसके धड़ से गला पूरा पूरा गायब हो जाता है।
लेकिन तभी अचानक से वापस उसका सर आ जाता है और पता चलता है कि उसके अंदर से इविल एनर्जी निकल रही है और वो इविल एनर्जी काफी भयानक भी लग रही होती है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस पर अटैक करने लगी होती है किसी ऑक्टोपस की तरह और कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे आज मार दूंगा। और एमसी देखकर खुश होते हुए क्या लगता है कि ये बंदा फाइनली अपने सेकंड फॉर्म में जा चुका, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो तुरंत रेडी हो जाती है। तभी दोनों मिलकर वहां पर उस पर अटैक कर देते हैं हमारे एमसी और लिंग। जब लिंग उस पर अटैक करते तो वो बंदा देख लेता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक बंदे के पास बैम्बू स्टिक है और दूसरा बंदा यहाँ पर मेरी ट्रेजर ब्लेड का मुकाबला करने के लिए इस फालतू के स्वॉर्ड से लेकर आ, और उसमें से अजीब तरह की एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी जाकर उस लड़की की गर्दन को पकड़ ली, जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं और क्या लगता है कि अरे नहीं सीनियर ब्रदर इस बंदे के जो वेपन है इसके पास स्पीड एनर्जी मौजूद है और वो मेरी सारी की सारी स्पीड एनर्जी को सोखने में लगी हुई है। इसको देखकर वो काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इस कंट्रोल कहेंगे तेरी हिम्मत कैसे है मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर को एनलाइटमेंट वैली की लिटिल जूनियर सिस्टर को इस तरीके से चोट पहुंचाने की। और तभी वो अपनी बेम्बू स्टिक थ्रो कर देता है उस एनर्जी की तरफ, जिससे कि वो पूरी की पूरी टूट जाती है और लिंगलिंग आजाद होने में कामयाब रहती है और उसे कैच पकड़कर उससे क्या लगता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर की जो स्पेशल लूट है वो पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अभी तक पुत्र का रिपेयर भी नहीं हुई है। ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा अगर इसकी जो स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी बची हुई है वो भी सोख ली गई तो। तभी वो उस बच्चे को बुलाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास अभी और भी स्पेल्स बचे हुए हैं, जल्दी से मेरी मदद करो इसको रोकने में। तभी बच्चा क्या लगता है कि ठीक है मैं अभी ट्राई करता हूँ, सारे के सारे स्पिरिट्स मेरी कमांड को सुनो। और तभी हमारा एमसी भी उसे कहीं रखकर उस तरफ बढ़ने लगता और इस वक्त हमारा एमसी काफी गुस्से में आ जाता और फुल स्पीड में तुरंत उस बंदे के पीछे आता है हाथ पर अटैक करते हुए, ताकि उसके हाथ से उसके स्वॉर्ड छूट जाती है। ये बात सुनकर वो और भी खुश हो जाता है और क्या लगता है कि जबकि मैं स्वॉर्ड से तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सारी की सारी स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दूंगा लाइफ फोर्स के साथ ही। तो हमारा एमसी मुस्कुराते उससे क्या लगता है कि लास्ट टाइम एक डीमन किंग ने मेरे पास ऐसा किया था ऐसा करने की, लेकिन तुम उसका गैस भी नहीं कर सकते कि उसके साथ क्या हुआ था। ये बात सुनकर वो बुद्रे का तो कंफ्यूज शॉक होते हुए लगता है कि क्या हुआ था उसके साथ। तो हमारा एमसी से दूर फेंकते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम जब वहां पर जाओगे तुम्हें पता चल ही जाएगा। लेकिन जो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है इस बंदे के हाथ शरीर पर गिर जाता है एमसी के, वो अजीब तरीके से छूटता नहीं है और कंफ्यूज होते क्या लगता है कि जरा एक मिनट रुको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। और वो हमारे एमसी की बॉडी पे चिपक जाता है और उसे दर्द होने लगता है। तो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि द प्योर पावर मैं इसे ऑब्टेन करना चाहता हूँ। जो ब्लैक एनर्जी वाला बंदा बॉल से होती है वो उससे कह रही होती है मैं इसे एब्जॉर्ब कर जाऊंगा पूरी की पूरी प्योर पावर को। तो एमसी क्या लगता है कि ये चीज जिंदा है, कितनी डिस्गस्टिंग है। तभी वो बच्चा चिल्लाते उससे क्या लगता है कि ये स्पिड गैदरिंग एक्सेसिव फॉर्मेशन है, जल्दी से उस चीज को यहाँ पर फेंक दो। तो एमसी कहता है कि डैम इट, ये चीज मेरी चीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई है, मैं इसे अपने आप से हटा ही नहीं पा रहा। तो बच्चा उससे क्या लगता है कि जल्दी करो जो फॉर्मेशन है वो तबाह हो जाएगी। और तभी सेक्ट मास्टर पीछे पर अटैक करने वाला होता है, हमारा एमसी बचने की कोशिश कर रहा होता है और बच्चा जैसे ही उसे नोटिस कर लाता है वो शॉक हो जाता है और हमारा एमसी बिल्कुल काफी नजदीक होता है उससे बचने की। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है तो वो बच्चा उसके आगे आ जाता है और वो स्वॉर्ड उसके पेट में घुस जाती है और हमारा एमसी इसको देखो और भी तक गुस्से में आ जाता है और वो डीमन कहने में लगा होता है कि तुम्हारी पावर सारी मेरी हो जाएगी। जब सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड हमारे एमसी को नहीं लगती तो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। मैं तो इस मॉडल को कट करने वाला था लेकिन रेंडमली मैं हवा में क्यों चॉप करने में लगा, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है क्योंकि वो इस स्पीड को देख नहीं सकता। तभी हमारा एमसी गुस्से में चलाता है पीछे से और क्या लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं, उसकी एनर्जी निकलने लगती है उसके शरीर से और वो डीमन जलते हुए क्या लगता है हॉट है, गर्म है, गर्म है, गर्म। आखिर के तुम्हारी बॉडी में ऐसे क्या चीज है जो इतना डरा रही है मुझे। और एमसी कहता है कि जल्दी मेरे शरीर से हट जाओ। और तभी वहां गोल्डन कलर की लाइट चमकती है और वहां पर पूरे के पूरे ब्लैक कलर की तबाह हो जाती है और एमसी उस पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम ओल्ड थिंग कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसा करने, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मौत क्या होती है। और उसको बेदौड़ जोड़ से पीटना चालू कर देता है, उसके दांत भी टूट जाते हैं उसके चेहरे से और कहने लगता है कि आज तुमने जितने इनोसेंट लोगों को इन टूल्स में रिफाइन करने की कोशिश की है उसकी सजा आज मैं तुम्हें दूंगा। और तुमने गंगे वैली के बेइज्जती की इसके लिए ये वाला मुक्का, और ये मुक्का मेरे मास्टर के लिए। और ये बंदा जब पूरी तरीके से पिटकर मर जाता है तो उसकी एनर्जी को इस स्वॉर्ड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाती है। और जब वो स्पीड गायब हो जाती है उसके अंदर तो हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है कि वो उसको बुलाने में लगा हुआ है। तो उससे पूछ लगती है वो स्वॉर्ड क्या तुम जिंदा, और बताती है कि मैं अभी तक पूरी तरीके से मरा नहीं हूँ सिया चैंग, जरा मुझे तो देख। और तभी वो अपनी उंगली उसके दिमाग पर रखता है जिससे कि हमारा एम एक अजीब तरीके के स्पेस में पहुंच जाता है और वो कंफ्यूज होता है क्या लगता है कि ये कौन सी जगह है। तो वो बच्चा कहता है स्यू जिया चैंग, जिस चीज के तुम ऊपर खड़े हुए वो कुछ और नहीं बल्कि मैं ताई बाई रूलर। तो एमसी पूछता है कि ये जो मेमोरी है वो कोई इल्यूजन है क्या। तो रूलर उसे बताने लगता है कि ये सारी की सारी है इस गेट मास्टर की इनिशियल मेमोरी है जो कि ताइबेज रूलर से अटैच्ड है, लेकिन कुछ समय के बाद इसने इसको लीड करने के बाद उसे एक ऐसी वीक्ड पर्सन के साथ मुकाबला हो गया जिससे कि इसने ताइबेज रूलर को फेंक दिया और तबाह कर दिया। तभी एमसी उसके ये बात जानकर उससे क्या लगता है कि तुम एम्बोडेमेंट में ताइबाई रूलर की स्पिरिट हो। तो वो स्पिरिट से क्या लगता है कि अनफॉर्चुनेटली तो गेट मास्टर है वो ऑलरेडी जा चुका है, वो गलत रास्ते पर जा चुका था और इसने ताइबाई रूलर को अबंडन कर दिया था। और नेचुरल सी बात है कि उसे मेरे द्वारा आर्टिफैक्ट के द्वारा भी अबंडन कर दिया जाएगा, तो ये मुझे नहीं देख सकता। सूज ये तुम मुझे देखने में कामयाब हो सकते हो, इससे ये पता चलता कि मैं और तुम दोनों के दोनों यानी कि ताइबाई रूलर एक दूसरे के साथ एंडलेस कीच की तरफ बंधे हुए हैं। ये बात सुनकर वो वहां से गायब हो जाता है। एमसी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। तो वो क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही
इससे हमें बचा सकते हो। और जैसे ही चला जाता है तो हमारा एमसी उसको बचाने की कोशिश करता है। और क्या लगता है कि तुम इस तरह के रिडल में बात करना बंद करो और तुम बताओ कि अगर तुम कहाँ पर ले जाना चाहते हो और सभी के सभी लोग कहाँ पर है और मुझे कैसे बचाना। और तभी वो ताइबे रूलर वहां से टूट जाता है। इसको देखकर चिल्लाता है। क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करनी है, क्लियरली मुझे एक्सपेक्ट चर्क कहेंगे। और वो एक बहुत बड़े गड्ढे में जाके गिरने लगता है और एमसी चिल्लाते है गुस्से में। क्या लगता है कि तुम्हें अगर तुम्हें मदद चाहिए तो सीधे सीधे आकर कहूँ ना, बकवास क्यों कर रहे हो। और फिर उसके बाद हमारा एमसी वापस से रियलिटी में आ जाता और बिना किसी परेशानी के अपनी बॉडी में घुस जाता है। लिंग लिंग की तरफ घुस आता है, दोनों उठते अपने सर को पकड़ते हुए और उसको पिटता हुए देखकर लिंग लिंग उससे क्या लगती है कि आखिरकार इस बंदे का जो हेड कास्टिंग गेट का, इसको बुरी तरीके से कैसे पीट दिया आपने। यहाँ पर हमारा एमसी उसके अंटो को फोड़ते उससे क्या लगता है कि जल्दी से बताओ आगे ताइबाई रूलर कहाँ पर। तो वो बच्चा जो बंदा उससे क्या लगता है सेकंड मास्टर जो ग्रैंड वाइट रूलर है, ताइबाई रूलर है, वो ऑलरेडी मैंने उसे स्मैश करके मेल्ट कर दिया था और इस प्रीशियस स्वॉर्ड में डाल दिया है उसको बनाकर। इसको देखकर एमसी को गुस्सा आने लगती है। जब लिग लिग इसे देखते हो तो क्या लगती है कि तुम कहना चाहती हो कि सेकंड सीनियर ब्रदर का जो इमॉर्टल कल्टीवेट का सपना है वो यहीं खत्म होता है। तभी ये बंदा जोर जोर से हंसते क्या लगता है कि जो ग्रैंड वाइट रूलर ताइबाई रूलर है अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस वर्ल्ड में। सू जियाओ चैंग, अब तुम मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, कूट सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। और तभी एमसी गुस्से में आकर उसको जोरदार पंच मार देता और उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि आसपास का इलाका भी तबाह हो जाता और इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है कि वो गड्ढे में जाकर भी किसी कोई एक बार चला गया तो मिलेगा भी। और वो घबराते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, कोई तो होगा रास्ता, अभी तक मुझे डिसअपेयर रास्ता नहीं हुआ है मेरा, अभी भी जहाँ पर होप बची हुई है। तभी लिंग लिंग उसकी स्वॉर्ड हमारे एमसी के पास लाती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार आप इस चीज को क्यों नहीं देखते। तो वो सरप्राइज होता है। क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम इस चीज को तोड़ देते हैं तो शायद हम उसे लाने में वापस रहेंगे, वापस लाने में कामयाब रहेंगे। तभी जैसे इसको टच कर तो उसमें से हमारी एमसी की इस वेपन की स्पीड को वहां पर कुछ नोटिस होता है। क्या लगता है सूज या चाहिए यहाँ पर एक सिमिलर ऑरा महसूस होने में लगा बिल्कुल मेरी तरह इसके अंदर। इसको देखकर वो खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो आची है जो स्पीड वेपन की स्पीड थी वो अभी भी जिंदा है इसके अंदर। तभी स्पीड उससे क्या लगती है कि ये जो बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस है वो अभी तक एक उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि वो स्पीड वेपन बन जाए। लेकिन मैं बियरली उसे बहुत मुश्किल से ढूंढ पा रहा हूँ और वो एक करके सर्च करने लगता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे बाहर लेकर, एमसी चिल्लाते हो क्या लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो, जल्दी जाओ उसे वापस लेकर आओ। और वो जबरदस्ती उसे घुसेड़ने लगता है। तो क्या लगता है जरा एक मिनट रखो, ये जो ऑरा है वो काफी कमजोर है। और वो एक समंदर में कूद जाता है और दूसरे ढूंढना चालू कर देता है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें वो मिला। तो वो बोलने लगता है सूजी अचंग मैंने उसे ढूंढ तो लिया है लेकिन यहाँ पर एक ईविल सेल बनी हुई है इस वार्ड के अंदर और मैं इसे बाहर नहीं ला सकता। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि अगर इस बात है तो मुझे बस डिस्ट्रॉय तो करना है। लिटिल जूनियर सिस्टर तेरा एरे का काम कर सकता है तुम्हारा। तभी उसकी लिटिल जूनियर सिस्टर डीमन सीलिंग एरे को एक्टिवेट कर देती है और हमारा एमसी तुरंत उस ब्लैक कलर की स्पीड को देखकर पहचान लेता है। और क्या लगता है ये तो तुम ही हो ना जिसको पहले बचाई थी। और एक सिक्सर मारता है और वो स्पीड वहां पर तबाह हो जाती है। उसको देखकर पता चलता है कि इस बार ये स्पीड काफी गुस्से और तुरंत हमारे एमसी पर फिर से अटैक करने लगती है। लेकिन हमारा एमसी वैसी पावरफुल ठहरा, एक मुक्का मारता है उसके पेट और उसका मुंह थोपड़ा सब कुछ बिगड़ जाता है और बिल्कुल हवा में मिल जाता है। इसको देखकर एमसी शॉक होता है कि अजीब तरीके की पावर आकर इसमें क्या चीज है। जहां तक मुझे पता है मेरे पास तो कोई भी चीट कोड्स नहीं है, तो ये पावर कहाँ से आई अभी। और फाइनली वो स्पीड उसको ढूंढने में कामयाब रहती है। तो एमसी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि तुमने वाकई में इस बार अच्छा काम किया, तुम्हें क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे इसके बदले में। तभी हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि जो सील है वो काफी तो पूरी तरीके से ब्रोक हो चुकी है, जल्दी से उठ जाओ बे। तो लिंग लिंग कहती है कि ये जो अभी भी अच्छी है क्या ये। तभी ताइबा रूलर बाहर निकलकर उससे कहने लगता है कि जो सूजी आओ चंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के, मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। लिंग लिंग उसकी आवाज सुनकर पहचान लेती है और कहने लगता है ये तो अच्छे की बॉस है। तो एमसी कहने लगता है कि तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी के बारे में यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक जो डिवाइन आर्टिफैक्ट वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो उसे रीशेप किया जा सकता है खुद अपने दम। और यही इस ग्रैंड व्हाइट रूलर की एबिलिटी है और सक्सेसफुली वो अपनी बॉडी को बनाने में कामयाब रहता है। और हमें पता चलता है कि वो ताइबा रूलर में ही फंस चुका होते हैं उसके स्पिरिट। और कहने लगता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। और दोनों उसको देखकर सरप्राइज कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पर एमसी सीनियर लिंग लिंग उससे पूछती है सीनियर ब्रदर क्या हमें इसे बताना चाहिए। एमसी कहने लगता है कि खैर इसके बारे में भूल जाओ, जो बंदा वैसे काफी तक खुश नजर आ रहा है। और वो आची उससे कहने लगता है तुम दोनों को इस तरीके का चेहरा क्यों बना रहे हो भाई, मुझे देख। खैर वो सब छोड़ो, जो स्पेशल रूट है वो डॉग की वो एक्टिवेट हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी उसकी रिपेयर कर दिया। अब जबकि ऑलरेडी सबको सेटल हो चुका है तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी मदद के लिए, वरना मैं कास्टर गेरो कभी भी इस तरीके से जीत नहीं पाता। और ये सबको डिस्ट्रॉय करते, नुकसान करते और इविल के पाथ पे चले जाते। तो लिंग लिंग उससे कहने लगते हैं कि जो गेट मास्टर है उसके जो डिसिपल थे कास्टिंग गेट के, उनका क्या। इसको देखकर वो स्पीड उससे क्या लगता है कास्टिंग गेट वो इटर्नल डिसिपल हर जगह पर बाहर की तरफ फिरे हुए हैं, मैं सभी के सभी लोगों को वापस समन कर लूंगा और उन सभी में से एक अच्छे कैरेक्टर बंदे को और ट्रस्टवर्दी बंदे को चुन लूंगा ताकि वो कास्टिंग गेट को संभाल सके। ये बात सुनकर लिंग लिंग कहने लगती है ओह ये बढ़िया आइडिया है तुम्हारा। तभी एमसी की बारी आती है तो वो उससे कहने लगता है कि सूज याओ चंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो हमारे स्पेशल रूट को बनाने के लिए। और फिर उसके बाद तुम अपनी इच्छा को हासिल कर सकते हो। जिसको देखकर वो काफी कुछ होते हुए कहने लगता है कि रियली में ये तो काफी ग्रेट बात है, इतने ज्यादा सालों तक इंतजार करने के बाद, मेहनत करने के बाद अब फाइनली मुझे यहाँ मेरा लास्ट स्टेप कंप्लीट करने का मौका मिलने में लगा। जहाँ पर वो रूलर से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बोन्स स्पिरिट सोल के साथ फॉर्ज करूंगा तुम्हारी स्पेशल रूट, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो
पूरी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा पेनलेस होने वाली है तुम्हारे लिए। तो वो एमसी उससे क्या लगता है कि इससे घंटा नहीं पड़ता कितना ज्यादा दुखता है, लेकिन जिससे पहले कि मैं तुमसे कहूँ और प्रोसेस को स्टार्ट कर, पहले की जो प्रोसेस थी मेरी इससे वो काफी पेनफुल थी, लेकिन मुझे तब कुछ भी महसूस नहीं, लेकिन तभी वो रूलर उसके हाथों में जोरदार से मार, जैसे कि किसी बुरे स्टूडेंट को उसके हाथ में पड़ता था वो चिल्लाने लगता है एमसी। और क्या लगता है कि तुमने नहीं कहा था ये पेनलेस है, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा पेनफुल वाला पार्ट है। तो वो बंदा उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने चेंजेस को फील करना चाहिए, और एक ही बार में इसकी स्पिरिचुअलिटी बनना चालू हो जाती है। इसको देखकर लिंगलिंग भी सरप्राइज होता है, क्या लगता है सेकंड सीनियर ब्रदर देखो तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट स्टार्ट हो चुकी है वो शेप लेना। एमसी भी खुश होता है, क्या लगता है कि ये स्पिरिचुअल रूट मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मेरे पास खुद की स्पिरिचुअल रूट फाइनली फाइनली मेरे पास स्पिरिचुअल रूट आ चुकी है, मैं काफी खुश हूँ। तो लिंगलिंग उससे क्या लगता है कि तुम्हें जरा मुझे तो दिखाओ किस तरह की सेकंड ब्रदर की स्पिरिचुअल रूट होने वाली है। तभी रूलर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जल्दबाजी क्यों मची हुई है, अभी तक ये फुल्ली फॉर्म नहीं हुई। तभी अचानक से उसके अंदर कुछ होने लगता है और क्या लगता है कि ये फॉर्म हो चुकी है स्पिरिचुअल रूट। लेकिन तभी अचानक से वहां पर उस स्पिरिचुअल रूट में बहुत जोरदार धमाका होता है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या अभी अभी इसकी स्पिरिचुअल रूट ग्रो नहीं हुई थी। तो रूलर उससे कहने लगता है कि ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, इस बंदे ने अभी अभी अपनी स्पिरिचुअल रूट को बना लिया था, लेकिन इसको देखकर लगता है कि इसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड कारण इसकी जो स्पिरिचुअल रूट है वो उसको बियर्ड नहीं कर पाई और अंत में आकर खुद एक्सप्लोड हो। ये देखकर हमारा एमसी काफी उदास होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इस वक्त हमारा एमसी उदासी के मारे एक पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है। तो लिंगलिंग उससे कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर क्या तुम्हें भूख लगी हुई है, जो फिफ्थ सीनियर सिस्टर उन्होंने ऑलरेडी आपके फेवरेट स्पाइसी डेविड हेड बनाए हैं। लेकिन हमारा एमसी तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसकी स्पेशल रूट ना बनने के कारण वो बंदा इतना ज्यादा उदास होता है, ऐसा लगता है ना कितना पुराने बैठा हो चुका है समय। और लिंगलिंग उसकी सफाई करते हैं, उससे कहने लगती है ये यानी यांग आयंस है वो काफी तो ओबिडेंट है, वो हमेशा से अपने अलॉटमेंट वैली का ख्याल रखने में लगे हुए हैं कुछ दिनों से। जो बिग सीनियर ब्रदर वो अभी तक भी उस तरीके से पड़े हुए हैं, बेड से नहीं उठे हैं, बिल्कुल मोशनलेस के। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अभी भी सांस लेने में लगी हुई है। दूसरी तरफ वहां पर वो ड्रैगन आकर हमारे एमसी का मजाक उड़ाता है। स्प्रिट उससे कहने लगती है सूजियाओ चेंग आपको तुम काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, आफ्टर ऑल ऐसा तुम्हारे पहली बार तो नहीं हो रहा है कि तुम फेल हो चुके हो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, तो तुम्हें इनकी आदत पड़ चुकी होगी। तो ड्रैगन उससे क्या लगता है जूस जाओ चेक तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो वाकई बहुत ज्यादा बुरी है, तो मैं तो और भी ज्यादा बार फेल होने की काफी ज्यादा जरूरत है, और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। और हमारा एमसी इस वक्त काफी उदास होते हैं, वहां से चला जाता है। और जब वो कुछ भी नहीं होता तो उन दोनों के स्पीड के पीछे फाइट चलने में लगी होती है, दोनों के दोनों एक ही वेपन के अंदर घुस गए इसलिए। फिर उसके बाद हमारा एमसी अपने सीनियर ब्रदर को देखने के लिए और वह देखता है कि इसको सीनियर ब्रदर वहां पर नहीं उठता, और येनिया यांग उसको देखते हैं और कहने लगता है कि ये क्या इल्यूजन है, और बाकी से आइडम का इस्तेमाल करता है तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। तभी अंदर से धमाकों की आवाज आती है, इसको देखकर लिंगलिंग काफी कंफ्यूज शॉक होती है और पता चलता है कि हमारे एमसी ने उन दोनों को जोड़ते फेंक दिया होता है दीवार पर। इसको देखकर कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर वाकई में इस वक्त काफी डिफरेंट रिसेंटली, और वो अपनी स्पिरिचुअल रूट को बनाने में नाकामयाब रह चुके हैं। और बिग ब्रदर का दिमाग खराब है, लाइफ एसेंस जो सोल है अपने बिग ब्रदर की वो भी चोरी हो चुकी है। जहाँ पर फिफ्थ सिस्टर वहां पर बजा रही होती है एक जो भी मॉन्क का होता है शांत करने के लिए मन को, बजाते वक्त कहने लगते हैं जो ग्रेट सॉरो है तुम्हारे हार्ट के ब्रोकन हार्ट का थ्योरेटिकली देखा जाए तो जो करंट की जो सूजी आ वो डिफरेंट है डेड पर्सन के हिसाब से। कुत्ता भी कहने लगता है कि हमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है अभी तक, लेकिन अंत में आकर ये सारे के सारे बर्बाद हो चुकी है। ये बंदा कभी कल्टीवेशन की टेबल था ही नहीं। तभी अंदर से आवाज आने लगती है, इसको देखकर वो कंफ्यूज होते हैं, कहने लगती है कि अगर ये कैसी आवाज। तो ये नहीं इससे कहने लगते हैं कि मे भी जो अंकल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं रिजल्ट को, और इसलिए अपने आप को हैंग अप कर। तो लिंगलिंग डर जाती है और भागते हो जाती है और कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर आपको इतना ज्यादा रेकलेस हरकतें करने की जरूरत नहीं। और जैसे आकर देखती है तो पता चलता है कि हमारा एमसी अपने सीनियर ब्रदर के पेट पर जाकर बैठ चुका होता है, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे मेरे कहने का मतलब क्या रेकलेस, मैं तो बस जो लिटिल बॉक्स है उसको देखने में लगा था जो मास्टर मेरे लिए छोड़ गए थे, और तो ऑलरेडी जूनियर सिस्टर, तो मैं इस तरीके से किसी के रूम में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो फैंक यू है वो अभी भी एक पेशेंट है, इसे आराम करने की जरूरत है। ये बात सुनकर वो भी कंफ्यूज होते हुए कहने लगती है कि वो तुम नहीं हो जिसे जहाँ से चले जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा अफेक्ट तो तुम्हारे कारण से पड़ रहा है। तभी बॉक्स को खोलते हुए उससे क्या लगता है कि जब से पहले कि मेरे मास्टर इस ट्रिप पर गए थे उन्होंने हम सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट की तरह बॉक्स छोड़ा था, और कहने में लगे हुए थे हमें इसे ओपन करना होगा जब हमारे पास कुछ भी रास्ता नहीं बचा वो आगे बढ़ने के लिए, और ये जो गिफ्ट है वो हमें रास्ता दिखाएंगे आगे। और हर एक पर्सन का गिफ्ट अलग अलग होता है, फैंक का उसका पैटर्न बना होता है उसके फैन पर, और 618 का उसकी मैकेनिक पार्ट है, और मेरा ये बॉक्स। ये सुनकर लिंगलिंग उससे पूछने लगती है कि ये जो बॉक्स है वो काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, तुम ओपन कैसे करोगे, मुझे पता होना चाहिए था कि इसे तुमसे उससे पूछने से पहले ही तक, क्योंकि हमारा एमसी तुरंत उसके बॉक्स को अपने हाथों से तोड़ देता है। तो उसमें से एक पर्चा और एक पाउच निकलता है, जिसको देखकर वो शॉक होता है और उसको देखकर कहने लगता है कि इसको देखकर इसमें कुछ इस मटेरियल्स को अल्केमी फर्नेस में डालकर उसे रिफाइन कर, और फिर उसके बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये मसालों को सीधे रेबिड मीट पे डालकर कहने लगता है कि मेरे मास्टर काफी सीक्रेटिव थे, उन्होंने मुझसे इस तरीके के सीक्रेट छुपा के रखा, मुझे कहीं बताया नहीं। और लिंगलिंग चिल्लाते हुए रोते हुए कहने लगती है कि बिग ब्रदर सीनियर ब्रदर ये फर्नेस वाकई में बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तो एमसी कहने लगता है कि और ज्यादा तेज घुमाओ तुम्हें, और हीट को किसी भी तरीके से कम मत होने दे।
मास्टर ने कहा था जब तक तुम इसकी ईस्ट को बिल्कुल सही परफेक्ट टेम्परेचर पर 2 घंटे तक घुमाते रहोगे तब तक तुम्हारा काम हो जाए। और तभी उसके बाद हमारा एमसी फाइनली उसको खाने लगता है और पूछे तभी वो पूछती है क्या मैं भी उसे खा सकता हूँ। सभी लोग अपनी प्लेट लेके अगर आप पहुंच चुके हैं कुत्ता सिक्स आई मीन फिफ्थ सिस्टर और हमारी लेंगे तो हमारा एमसी कहने लगता है कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला मैं किसी को। और रोते रोते उदास होते होते कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार अब मेरे साथ इस तरीके से खेलने में लगे हुए हो। तुमने मेरे को इतना चिंता में डाल दिया था और मुझे खाने भी नहीं दिया था और मैं यहाँ पर खा नहीं सकता सो नहीं सकता। और ये बकवास करने लगा था। डॉगी भी क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खाने वाला तो तू ये बे। और उस हड्डी के जब देखता है तो हड्डी में एक वर्ड लिखा होता है। इसको देखकर सभी सपराध हो जाते हैं और उस मीट में जितनी भी हड्डियां होती हैं उस सभी को एक साथ कलेक्ट कर उनके वर्ड को पढ़ने लगते हैं। और उसमें लिखा होता है कि अनसर्टेन के जो रास्ता है वहां पर एक हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन में तुम्हारे सारे के सारे सवालों का जवाब छुपा है। ये सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि किसकी बात सुननी है, हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन ये क्या चीज है। मैंने तो कभी भी हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के बारे में नहीं सुना है। तो लिख लेंगे उससे क्या लगती है कि आखिरकार तुम्हारे जो मास्टर है वो इस तरीके के मैसेज इस तरीके से क्यों छोड़ के गए होंगे। तो डॉगी कहने लगता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तभी फिफ्थ सिस्टर आती है उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी अनएक्सेप्टेड नहीं है। जो हमारा अलॉटमेंट वैली है वो उसमें ऑलरेडी हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया। अब हम उसमें नहीं जा सकते और तुम्हारे बीच में जो दुश्मनी थी तुम उसे भूलने में लगे हुए हो। जिसके यहाँ पर तुम हेवनली पवेलियन के लोगों को तुमने बूथ तरीके से पीटा था याद है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे रिमांड दिलाने की या याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने उनको पीट दिया तो इसका मतलब हम दोनों दुश्मन। और पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। कहने लगता है कि मुझे वहीं पर क्यों जाना जरूरी है, क्या मुझे ओल्ड सिक्स के कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी एक बंदा कर उससे कहने लगता है कि सूजी याओचेंग क्या एनलाइटमेंट वैली के तुम ही हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं ही हूँ क्या, लेकिन तुम अंदर कैसे आए। यहाँ पर वो बंदा एमसी से कहने लगता है कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है आपसे डिस्कस करने के लिए। अब जबकि जो मेन एंट्रेंस है एनलाइटमेंट वैली की वो कुछ वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं था, ना ही कोई बैरियर था, तो मैं खुद से चला आ गया इसको देख कर। लेकिन उससे क्या लगती है सेकंड सीनियर ब्रदर ये जो आउटफिट है इसको देखकर लगता है ये तो हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के बंदे हैं। यहाँ पर डॉगी उससे क्या लगता है ये नहीं यानी यांग के जो आयंस थे वो गार्ड करने वाले थे उस गेट को, लेकिन तुम्हारे द्वारा बुरी तरीके से पीटने के कारण वो वॉलपेपर बन चुके हैं। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो गुस्सा करते उससे क्या लगता है कि वाह हम लेवल की बात करने में लगे हुए थे और ये बंदा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आखिरकार जो हेवनली मैकेनिज्म पवेली वो सडनली हमारी एनलाइटमेंट वैली में क्या कर रहा है। और वो कहने लगता है कि ये मैं अपने सेक्ट मास्टर के बदले में एक इन्विटेशन डिलीवर करने के लिए आया हुआ हूँ। इसको देखकर लिनलिन कंफ्यूज शॉक होती है और इससे कहने लगता है कि इन्विटेशन ना कि हमें पिकअप करने के लिए आए हो। तो ये बंदा कहने लगता है कि मिस आप मजाक करने में लगे हो। जो सेक्ट मास्टर है वो इन्वाइट करना चाहता है पूरे के पूरे एनलाइटमेंट वैली के बंदों को, तो आखिरकार हम आपके साथ फाइट कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं डायरेक्टली टेलीपोर्टेशन एयर का इस्तेमाल करूंगा वहां तक अपने पहुंचाने के लिए। तो एमसी क्या लगता है तो सेक्ट मास्टर ने मुझे इन्वाइट किया था, तुम सभी के सभी लोग को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहीं पर रहो। अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो जल्द से जल्द ओल्ड सिक्स को दूर लेना और ओल्ड एट को और उनके कनेक्शन का इस्तेमाल करना मुझे बचाने के लिए। तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारी अच्छे तरीके से बचने के लिए सिक्योरिटी के लिए। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर अगर आपके बारे में क्या, अगर ये ट्रैप हुआ तो एमसी उसे पैड करते हैं उससे क्या लगता है कि तुम सिली चाइल्ड कहेंगे तुम इस बारे में भूल चुकी हो। अगर हमने घर को वॉच करने के लिए नहीं छोड़ा था किसी को तो ये 618 है वो पूरे की पूरे हमारे अलॉटमेंट वैली के किचन को उड़ाकर फेंक देगी। लेकिन जब लेकिन उसकी चिंता करती है तो हमारा एमसी वापस से थम्स अप देते हुए क्या लगता है कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आता है तो मैं सभी के सभी हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के लोगों को भी तरीके से पीट दूंगा। तुम तो देखे होगा मैंने कई सारे सेट को पहले ही पीट कर रखा हुआ है, अगर एक आध और पीट दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलो अब मैं जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं भी तो देखूं आखिरकार किस तरीके की ओल्ड मैन ये बंदा हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन का ट्रिक इस्तेमाल करने वाला है। तभी हमें केओस रियलमी में दिखाया जाता है जैसे साला किसी ब्लैक होल की तरह दिख रहा है बे। और इसी ब्लैक होल में ये वही बंदा है जिसने हमारे एमसी के सीनियर ब्रदर की ट्रू सोल को चुराते हुए उससे किसी को ऑफर करते हुए क्या लगता है कि मैं आपके ये सोल के एसेंस को ऑफर करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। ये बात सुनकर वो बंदा खुश होते हुए उससे क्या लगता है कि अच्छा हुआ जो इस लाइफ एसेंस के सोल का इस्तेमाल कर मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकता ज्यादा समय तक। अब 9 प्रोवियंस का वर्ल्ड को मैं देख सकता हूँ। फाइनली जो स्पिरिचुअल एसेंस है इस वर्ल्ड को मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ अपने आप इस्तेमाल करके। यहाँ पर ये बंदा उससे क्या लगता है कि मेरे हम्बल ओपिनियन में हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए ताकि हम उस बंदे को ढूंढ सके और फिर उसके बाद उसके साथ साथ हम ली चांगशेंग को भी मार सके। ये बात सुनकर इसका मास्टर कहने लगता है कि तुम उस चांग जोंग को ये काम करने दो, ये उन लोगों को काफी ज्यादा नफरत करता है और उनको मारने का इंतजार नहीं कर सकता। और तुम 7 ईस्टर्न मेंशन के स्टार पर उनकी मदद करो वहां, इस बात का ख्याल रखना। खैर जो भी चाहे तुम वैसा कर सकते हो वहां पर जाने के बाद। और ये बंदा तुरंत मान जाता है। तभी हमारा एमसी उस हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन पहुंच जाता है और वहां पर अजीब तरीके के नॉइज को देखकर कहने लगता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। तभी कोई चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सूज याओचेंग तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके। और वहां पर हमें एक गर्ल का बैंड ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इमोर्टल डेमोनेट ब्ला 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 और गाना गाने में लगे हुए हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी का मूड खराब हो जाता है और वापस जाते हुए कहने लगता है कि तुम लगता है मुझे गलत जगह पर लेकर आ चुके हो, जल्द से जल्द मुझे हेवनली सीक्रेट पवेलियंस पर ले चलो फटाफट से। तो बंदा कहने लगता है कि हम लोग गलत जगह पर नहीं आए हैं, हेवनली मास्टर यही है और यहीं पर आपको उन्होंने सम्मान किया। और तभी ये लड़की उसके पास आकर उसको देखकर हमारा एमसी कंफ्यूज होता है। उससे कहने लगता है कि रॉक एंड रोल कर ग्रैनी करने में लगी हुई है हेवनली सीक्रेट पवेलियन की मास्टर है। मुझे लगा था कि वो एक बुढ़ऊ होगा लेकिन ये तो कतई
सख्त लौंडी आने के लिए, और वो हमारे एमसी पर टैप करता है। उससे क्या लगता है सूर्य याओचेंग, तुमने मुझे तक रिकॉग्नाइज की जब तुम छोटे हुआ करते तब मैंने तुम अपने हाथों में खिलाया। तभी ओल्ड सिक्स के द्वारा से जो पेंटिंग दिखाई गई थी वहां पर उस मास्टर के बारे में सोचे लगता है ये तो कुछ डिफरेंट और अपने ख्यालों में खोया होता है। तो जैक मास्टर कहने लगती है कि तुम जो छोटा हुआ करते थे तुम्हारे मास्टर और मैं दोनों के दोनों स्वान ब्रदर्स से थे। तो एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अब ओल्ड सिक्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एवरली सीक्रेट पवेलियन के जो मास्टर है वो काफी फायर और ब्लरी मैन है, और आखिरकार ये चेंज कैसे होगा इतनी जल्दी। इसको देखकर सुनने के बाद कंफ्यूज होते क्या लगता है कि मेरे मास्टर स्वान ब्रदर्स तुम्हारे साथ, आखिरकार मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। ये सुनकर ये लौंडिया को काफी गुस्सा आ जाती है और वो पैर पटक पटक कर गुस्सा करते हुए क्या लगती है कि वो स्कंडर ली जंक्शन कहीं का उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में कभी नहीं बताया। एक बार अगली बार उसे मिलने दे मुझे, मैं उसे अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। तो एमसी उससे पूछ लगता है कि पवेलियन मास्टर आखिरकार सुन फैंग कहाँ पर है, मैंने अभी तक उसे क्यों नहीं देखा। तो वो कहने लगती है कि तुम उस लिटिल सन के बारे में बात करने में लगे, वो अडेस के ब्रेड कहीं का। एक्चुअली में उसने हेवनली एनलाइटमेंट वैली के साथ एनलाइटमेंट वैली के साथ पंगे लेने की हिम्मत दिखाई थी। मैं इतना गुस्से में हो गई कि मैंने उसे ईस्टर्न माउंटेन में भेज दिया माइनिंग करने के लिए। जिसको सुनकर एमसी कंफ्यूज होते हैं क्या लगता है कि ये इसको ऐसे बोलती है जैसे कि सन फैंक ने मुझे प्रमोट कर दिया था, उसको इसके बारे में सब कुछ पता हुआ कि ये वाकई में हेवनली सीक्रेट पवेलियन की मास्टर भी है या फिर जो ओल्ड सेक्स है वो मेरे साथ पंगे लेना चाहता है। लेकिन तभी वो लड़की अपने बहुत महत्वपूर्ण गुफा से एक आइटम निकालते उससे कहने लगती है, और काफी सीक्रेट वाली जगह होती है छुपाने की, और कहने लगती है अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो जो आइटम है जो तुम्हारे मास्टर से छोड़ गए थे वो तुम्हारे लिए छोड़ गए थे, और जो ब्लड कर्स सील लगी हुई है इसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ इसका बंदा ही उसे खोल सकता। अगर तुम भले ही मुझे बार पर भरोसा मत करो तो तुम्हें एटलीस्ट अपने मास्टर पर तो भरोसा करना ही चाहिए। और तभी वो जैसे ही उसको छूता है तो उसके ब्लड निकल पड़ता है थंब में से, और वो आइटम उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो वो देखकर सरप्राइज होता है क्या लगता है तो वाकई में उसको ब्लड कर्स सील लगी हुई है, ये तो बुक डेफिनेटली मेरे मास्टर को बिलोंग करती है। तो वो उससे कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है ये कितनी अजीब बात है, अगर मास्टर मुझसे कुछ कहना चाहते थे तो वो डायरेक्टली वो मैसेज नहीं भेज सकते थे 618 को, तो आखिरकार हेवनली सीक्रेट पवेलियन को इंटरेस्ट क्यों कहते इतना इंपोर्टेंट आइटम। तभी उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलकर हमारे एमसी को एब्जॉर्ब करने लगती है, और वो देखकर सरप्राइज होता है क्या लगता है एक मिनट रखो, इस बुक के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और वो पूरी तरीके से हमारे एमसी को निकल जाती है। वो लड़की पूरे बुक को उठाकर उसको देखकर कहने लगती है कि मैं उम्मीद करती कि तुम एक पीस में यहाँ से बाहर निकलोगे बच्चे। और हमारा एमसी एक अजीब तरह की रियल में पहुंच जाता है, और वहां पर कई सारे डीमंस एमसी को देखकर काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि आखिरकार एक ह्यूमन इस जगह पर कैसे आ गए, और एमसी इसको देखकर क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोगों ने इन सभी को खा लिया है क्या, तुम्हें इस तरीके से फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डीमन उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जल्दी हमारा खाना बन जाओगे। हमने काफी सारे सोल्स को और छोटे मोटे डीमंस को तो खा लिया है, लेकिन अब समय आ चुका है अपना टेस्ट बदलने, और वो सभी के सभी लोग कूद पड़ते हमारे एमसी पर अटैक करने। तो एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी उस हड्डी को उठाकर उनके ऊपर थ्रू कर देता है और बुरी तरीके से पीट देता है। तो पीछे और भी डीमन आ जाते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देता, और क्या लगता है कि तो बोरिंग होने में लगा हुआ है। अगर फाइट करना चाहते हो तो एक साथ थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और तब बहुत ज्यादा डीमन चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो एमसी कहता है इसी चीज के तो बारे में बात कर रहा था, और कई सारे डीमन आने लगते हैं उस पर अटैक करने, और एक एक करके सभी को धोना चालू कर देता है। और तभी वहां पर एक अजीब तरीके की बीम निकलती है एमसी के, और सोल्स भी आ जाती हैं तो उनको रस्सी बनाकर वेपन बनाकर यूज करता है, और क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी पावर दो ताकि इस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर सको, और एक पावरफुल अटैक के आसपास के सभी और डीमन गोस्ट को हरा देता है। और क्या लगता है ये काफी अजीब बात है, मैं यहाँ पर मुझे ऐसा डेजा वू जैसी फीलिंग क्यों आ रही है। तभी वहां पर एक लाइट बल्ब चमकती है और क्या लगता है कि स्याओ चैंग तो मैंने काफी अच्छे तरीके से काम कर लिया, और पता चलता है हमारे एमसी की मास्टर की आवाज, और उसका मास्टर रियल फॉर्म में आकर उससे कहने लगता है लेकिन तुम ये बात भूल चुके हो प्रॉपर इन सभी को खत्म करने के लिए, तुम अभी भी तो वापस आए, और वो सभी की सभी सोल्स को प्योर कर देता है। तो एमसी कहने लगता है कि मास्टर आपको चेंट करना बंद कर देना चाहिए, वरना हमें बुद्धिस्ट और डाओइस्ट सेट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तभी उसका मास्टर नीचे उतर कर एमसी से कहने लगता है कि ज़ियाओ चेंग अब जबकि तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें यहाँ कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, काफी डिफिकल्ट रहा होगा तुम्हारे लिए। सही कहा। तो एमसी कहने लगता है कि मास्टर मैंने ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर रखा है लेकिन मैं कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिबिल्ड कर पा रहा हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। तो उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि नो, ये ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकते, उसके बिना तुम अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कितने सारे डीमंस हैं वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम वैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस वर्ल्ड में, और तुम्हें अभी भी और भी पावरफुल बनना, क्या तुम नॉर्मल बंदर बनकर नहीं रहना चाहते। तो एमसी कहने लगता है कि मास्टर मैं पहले कल्टीवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ पावरफुल बनने के लिए कल्टीवेट नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि जो कल्टीवेटर्स है वो ब्लेस्ड होते हैं लॉन्गेविटी के साथ। अगर मैं एक मॉडल बनकर ही रहूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ 100 ईयर्स तक ही जिंदा रह पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, फिर उसके बाद मैं बुढ़ापे में आपका सहारा कैसे बनूंगा। ये बात सुनकर उसका मास्टर काफी खुश होता है, उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बस सिर्फ और सिर्फ सभी से दूर नहीं रहना चाहते हो और इसीलिए हमेशा कल्टीवेट करना चाहते हो, लॉन्गेविटी हासिल करना चाहते हो, आई मीन लॉन्ग लाइफ। तभी हमारा एमसी भी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं पावरफुल नहीं बनता हूँ तो कोई बात नहीं, और मुझे पावरफुल बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी भी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं अपनी एनलाइटमेंट वैली को लोगों को बचा सकूं, क्योंकि जो फैंग कुंगियो की ट्रू सोल है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बचा पाया, और उसको ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा किसने किया है, उसके साथ क्या होगा अगर वो वापस से टारगेट करने के लिए अगर रिपीटेड हमारे सभी के सभी डिसिपल को परेशान कर रहा तो, और हमारी पूरी एलिमेंट वैली इस तरीके से तबाह हो गई, तब क्या करूंगा मास्टर। और यहाँ तक कि मैं अपने क्लोजेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इतनी छोटी सी और आसान सी चीज को,
आपको नहीं लगता कि इससे पता चलता है कि मैं कितना कमजोर हूँ? ये बात सुनकर उसका मास्टर कुछ नहीं कह पाता और एमसी और जो उसमें आते हैं उससे कहने लगता है कि इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि पूरी एलाइटमेंट वैली को बचा सकता। तभी उसका मास्टर ग्रुप करते हैं, उससे कहने लगता है कि जियाओ चैन, ये काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास सेल्फ अवेयरनेस है, खुद इसे पता चलता है कि तुम मैच्योर्ड हो चुके हो और मैं फाइनली तुम्हें सच्चाई बता सकता हूँ। तो वो कहने लगता है कि सच्चाई, तुम कब सच्चाई की बात कर रहे हो? तुम हमेशा से मुझसे चीजें छुपाते आ रहे हो। लेकिन तभी मास्टर कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस बात को जान लोगे तुम्हारा वर्ल्ड भी बदल जाएगा और तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम्हें तैयार हो जाओ इसके लिए। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मास्टर मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, आपका कोई एलिजिमेंट चाल तो नहीं है जो कि इस वर्ल्ड में हो चुका है। ये बात सुनकर उसका मास्टर तुरंत उसके माथे पर शूट करते, उससे क्या लगता है कि तुम्हें ज्यादा चीकी होने की जरूरत नहीं है, जरा तुम अपने आप कर देखो। और वो काफी दर्द महसूस होता। तभी अचानक हमारे एमसी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। उसको देखकर क्या लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर है मेरे पास। एक्चुअली में स्पिरिचुअल पावर है मेरी खुद की, जिसको देखकर उसका बाप आई मीन उसका मास्टर उसे बताता है कि नहीं, ये स्पिरिचुअल पावर नहीं बल्कि मैं हेवनली डाउ फ्रेगमेंट है हमारे इस क्यूशी कंटिनेंट के। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछता है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास खुद के चीट कोड? तो उसका मास्टर उसे बताता है कि जियाओ चेंग, तुम काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बॉर्न हुए थे। जब उस ईयर में उस समय पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था तो मुझे डिस्कवर हुआ, उसके बारे में पता चला कि तुम्हारे अंदर काफी पावरफुल एनर्जी भरी पड़ी है, कंटेंट करके रखी हुई है। और एक बार जो सेलेस्टियल डिविनेशन के बाद पता चला कि ये एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि मैं हेवनली डाउ फ्रेगमेंट्स थे जो कि तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी से निकलने में लगे हुए थे जब तुम मुझे मिले। ये बात सुनकर एमसी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कुछ भी चीज काम करेगी, लेकिन आखिरकार मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँ? तो मास्टर उससे क्या लगता है यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर को भी नहीं पता इसके बारे में। जिस बात को सुनकर वो उदास होते हुए क्या लगता है क्या मास्टर आप मेरे साथ ट्रोल कर रहे हो? तो उसका मास्टर उससे बताता है कि तो पहले अपने मास्टर के एक्सप्रेशन को सुन लो। ये सो कॉल्ड हेवनली डाउ फ्रेगमेंट होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं वे ऑफ हेवंस, इस पूरे के पूरे एंटायर क्यूशो वर्ल्ड से। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी रूल जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी पर रूल करता है इस पूरे क्यूशो वर्ल्ड के, जिसमें सेलेस्टियल डिवाइजेशन यहाँ तक कि जो रूल्स होते हैं जो कि ये पावर कंटेन करते हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि अगर तुम इस क्यूशी वर्ल्ड को गेम वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो हेवनली डाउ पावर को तुम गेम मास्टर के तौर पर कर सकते हो कंट्रोल। तभी उसका मास्टर एक चेसबोर्ड बनाकर उससे क्या लगता है जो फ्रेगमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो सके तुम्हारे, जो कि कंटेन करते हैं इनफाइनाइट पावर हेवन, जहाँ तक कि जो ट्रांसलेट भी कर सकता है पूरे पूरे एंटायर क्यूशो कंटिनेंट। इतना तो मैजिकल पावर होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम बता, मैं खुद बता सकता हूँ कि तुम्हारा मास्टर किस तरीके से पावर को यूज करेगा। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछता है कि ऐसी बात है? तो मास्टर क्या लगता है तुम्हारी लाइफ के मुकाबले में तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैं सच्ची बता रहा हूँ। और बात करें कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कैसे एक फ्रेगमेंट में बदल गई और तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर होगी, तुम्हारे मास्टर को भी इसके बारे में नहीं पता। ये बात सुनकर एमसी इससे क्या लगता है कि तुमने इस क्वेश्चन को डॉज किया जानबूझकर। मुझे पता है मास्टर, तुम ना कुछ तो गिल्टी महसूस कर रहे हो, तुम डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रहे हो मास्टर। तभी उसका मास्टर कहता है कि मुझे इंटरप्ट मत करो, तुम्हें सच सच बताऊं सीधे सीधे शब्दों में, तो जो हेवनली डाउ के फ्रेगमेंट है उसके कारण तुम्हारी जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका है और तुम्हारी पूरी की जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती स्पेशल रूट और ना ही कोई स्पेशल एनर्जी रह सकती और इसलिए तुम अभी तक कल्टिवेट करने में नाकामयाब रहे। तो एमसी उसको देखकर क्या लगता है तो इसका मतलब जो पावर है मेरी बॉडी के अंदर वो बॉडी ट्रांसफर कर चुकी है कल्टिवेशन सिस्टम को क्यूसी कंटिनेंट के, और मैं एक हाई डायमेंशनल बीइंग हूँ तो इसलिए मैं लो डायमेंशनल कल्टिवेट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकता और मेरी बॉडी उससे अडेप्ट नहीं हो पा रही है। मास्टर, अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुमने सच्चाई के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे इतना स्ट्रगल करते हुए कल्टिवेशन के तौर पर मुझे दिन भर टॉर्चर होते हुए, हर दिन इतने सालों तक टॉर्चर होते हुए देखा लेकिन मेरी मदद नहीं। क्या तुम्हारे लिए इतना मजेदार था ये चीज? उसका मास्टर घबराते उससे क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर इस बात का डर था कहीं तुम काफी अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए और सच्चाई को जानने के लिए और तुम परेशानी खड़ी कर दोगे इसके बिकॉज आके कहो कि उस वक्त जो पॉइंट था वो सभी के सभी समय में तुम्हारा जो मास्टर था वो सर्च करने में लगा था कि तुम्हारे सक्सेसफुली कल्टीवेट करने के लिए, और रिसेंटली मैंने एक तरीका भी ढूंढ लिया। ये बात सुनकर एमसी क्या लगता है कि रियली में तुम मुझे ये यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए एक और बहाना ढूंढ कर लेकर आया। तभी उसका मास्टर उसे एक पत्थर दिखाता है और उससे लगता है कि तुम इसे देखो। तो एमसी कहता है कि आखिर ये क्या चीज है? इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई क्लासिक प्लॉट को रखा हुआ ड्रैगन आते हैं उनके मेल प्रोटेगनिस्ट वाला, और जैसे ही हमारा एमसी से पकड़ता है तो वो एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, एनर्जी को चमकने लगता है और क्या लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अनकंट्रोलेबल फोर्स मेरी बॉडी के अंदर आ रही है और तभी हमारा एमसी चमकने लगता है और क्या लगता है कि मास्टर आखिरकार ये किस एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट दिया है आपने मुझे, सडनली मेरे पास काफी स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है। तो उसका मास्टर उसे बताता है कि ये वही रास्ता है जो तुम्हारे मास्टर ने ढूंढा है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसे हम गेट ऑफ ट्रूथ के नाम से जानते हैं। ये तुम्हारे हेवनली डाउ फ्रेगमेंट को साथ मिलकर रेजोनेट कर सकता है, तो तुम कल्टीवेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। अगर तुम वाकई में पता लगाना चाहते हो तो गेट ऑफ ट्रूथ के अंदर तुम्हें जाना होगा और डाओ की सच्चाई को पता लगाना होगा। ये मतलब टेक्निक आप समझ गए होगे क्या है डाओ वगैरह। ये बात सुनकर एमसी क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे वहां पर ले जाओ मास्टर फटाफट से। तो उसका मास्टर क्या लगता है कि ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाने नहीं चाहता, बट मैं पावरलेस हूँ, मेरी करंट स्ट्रेंथ को देख। और इस समय पर जो गेट ऑफ ट्रूथ को कंट्रोल किया जा रहा है करंट स्टेट में, वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि मैं केओस लॉर्ड के द्वारा किया जा रहा है और आउटसाइडर उसके क्लोज भी नहीं जा सकते। ये सुनकर एमसी काफी बेकार चारा बनाते हैं। उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा, तुमने इस प्लॉट को ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, सही कहा ना? आखिरकार तुम क्या एग्जैक्टली
बताना चाहते हैं, मुझे बताओ जल्दी से, इतना बहाना क्यों कर रहा है वो मास्टर। तो मास्टर उससे कहना लगता है जबकि जो पेंगुइन ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो जो कियोस लेड है वो हमेशा से उस वक्त पैदा हो चुका था और काफी पावरफुल और मिस्टीरियस, और वो हमेशा अपने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हेवनली डाउ पावर पर डिपेंड रहता है, उन्हें स्वॉलो करता है, निकल जाता है और ज्यादातर वर्ल्ड को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और अब उसकी जो आंखें हैं वो हमारे इस क्यूशी कंटिनेंट पर है, अगर तुमने उस बंदे को यहाँ पर रोका नहीं तो एक बार क्यूशी हेवनली डाउ उस बंदे की तरफ स्वॉलो कर लिया जाएगा तो पूरे का पूरा जो क्यूशी वर्ल्ड है वो तबाह हो जाए। ये बात सुनकर वो शौक होते हुए कहने लगता है कि जरा 1 मिनट को, इसका मतलब जो है कि मैं, तभी उसके मास्टर उससे कहने लगता है कि जियाओ चेंग, मैंने ऑलरेडी ये हेवन के सिगरेट्स को पीप कर देखा था, चुप कर देखा था, और मुझे पता चला कि जो कियोस लेड है वो हेवनली डाउ की पावर को हासिल करना चाहता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें साइक्लोजन में एनलाइटमेंट वैली पर लेकर गया था ताकि कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए, और इतने सालों से छुपा कर रखा था। अब जबकि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हो तो मुझे तुम्हें बताने में कोई भी डर नहीं लगने में लगा हो। मैंने इस वर्ल्ड को काफी ट्रेवल किया है और मुझे कई सारी चीजों के बारे में भी पता चला, इससे मुझे पता चला कि किस तरीके से तुम्हारे सवालों का जवाब दिया जाए। लेकिन मैं वर्ल्ड सिर्फ इसलिए नहीं घूमने के लिए गया ताकि मैं तुम्हारी हेवनली डाउ की पावर को जगा सकूं, और तो और इसलिए ताकि मैं कियोस वर्ल्ड को एलिमिनेट कर सकूं, कियोस लॉर्ड को। ये बात सुनकर एमसी पूछता है कि तुमने कोई रास्ता मिला, तो वो कहने लगता है कि जल्दी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो रखी है मेरी साइड में और मैं अभी तक वापस नहीं आ सकता बिल्कुल सही समय पर, इसलिए मैंने 3 सोल्स को और इस बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज को सील करके रखा हुआ है ताकि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल जाए। और वो वहां से गायब होने लगे और वो गायब होते कहने लगता है कि जियाओ चेंग, तुम्हें 7 स्टार को ईस्ट साइड में जाना होगा, 7 स्टार को ढूंढना होगा ईस्ट साइड। वो गेट ऑफ ट्रूथ का दरवाजा खोलने की एक चाबी मिलेगी वहां पर एक दिन, तुम्हें वो कंप्लीट हेवनली डाउ की पावर मिल जाएगी, फिर तुम जा जो चाहे वो कर सकते हो और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी कर सकते हो। और वो गायब हो जाता है तो काफी उदास होता है क्योंकि उसके हाथों में से उसका मास्टर गायब हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें रियलिटी में दिखाया जाता है यहाँ पे तो हिप हॉप चलने में लगा हुआ है और वो कहने लगता है गिल्ड मास्टर, मुझे अभी भी एक गाना याद आया है, क्या मैं बजाऊं क्या? और जब उतना चल ही रहा होता है तभी उस बुक में से धमाका होता है और उसमें से देखकर वो गिल्ड मास्टर शॉक हो जाता है, हमें शॉक हो जाती है। और हमारा एमसी जैसे ही बाहर आता है तो कहने लगता है कि ओह, तो तुम लोग बाहर आ चुके हो, आखिरकार तुम्हारा क्या चला वहां पर जाना, तुम्हारे सवालों का जवाब मिला? तो लेकिन उसका चेहरा देखकर कहने लगती क्या तुम्हें नहीं पता चला, लगता है कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। आजकल के जो यंग पीपल हैं वो काफी कंफ्यूज है। तभी हमारा एमसी खुश होते हुए कहने लगता है कि मैं तो समय से ट्रेवल करने में लगा हुआ हूँ और फाइनली मेरे पास मेरा खुद का एक मेन मिशन है और गेट ऑफ ट्रुथ, तुम बस मेरा इंतजार करो कियोस लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं सूद आ चुका हूँ बदला लेने के लिए। तभी एनलाइटमेंट वैली के पहाड़ पर दिखाया जाता है और हमारा एमसी तालिस्मान से घिरा हुआ था। कहने लगता है मुझे सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल थंडर से स्ट्राइक पड़वानी है मुझे अपने ऊपर, उसके बाद मैं पावर के हेवन की पावर को अनलीश कर सकता हूँ। जहाँ पर फिफ्थ सिस्टर कहने लगती है कि कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी 100% हो चुकी है, यहाँ तक इसकी अनरिलायबिलिटी की 100% प्रोबेबिलिटी है। तभी लिंगलिंग कहने लगती है कि मुझे अभी भी लगता है कि सेलेस्टियल थंडर को इस्तेमाल करना सेकंड सीनियर ब्रदर की पोटेंशियल को अनलीज कर सको, ये अनरिलायबल लग रही है साफ साफ। तो फिफ्थ सिस्टर कहने लगती है कि विंड की स्पीड लेवल 5 पर है, विंड डायरेक्शन नॉर्मल, लाइटनिंग एंड थंडर विल स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर अंदर। तभी हमारा एमसी अपने बैम्बू स्टिक को ऊपर करते हुए उससे कहने लगता है कि हिस्ट्री की अभी से जो ट्रिब्यूलेशन थंडर होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी सोर्स होती है और ये परफेक्ट है एक्टिवेट करने के लिए सेलेस्टियल फ्रेगमेंट को मेरी बॉडी के अंदर। इसको देखकर डॉग भी काफी कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है कि यहाँ तक कि तुम अट्रैक्टिंग कर सकते हैं सेलेस्टियल थंडर को अपनी कॉन्शियस का इस्तेमाल करके और तुम बकवास करने में लगे हो। तभी वहां पर थंडर आने लगती है, इसको देखकर खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि फाइनली समय आज। तभी बहुत ज्यादा बिजली का झटका हमारे एमसी पर और चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी का धमाका होता है बिजली और सभी के सभी लोग उसको देखकर कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। और लेकिन कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर, डोई कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस थंडर के साथ, आखिरकार विंड क्यों आ रही है, हवा क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारा एमसी है वो मूव करने में लगा हुआ अपने इस्तेमाल कर रहा है अपनी टेक्निक्स, और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके और अपने आप को शो करने से बचा नहीं सके। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है जो कि हमारे एमसी के बिग ब्रदर पर अटैक किया था, ये बंदा आ चुका। और फिफ्थ सिस्टर उससे कहने लगता है कि नॉन फ्रेंडली टारगेट डिटेक्ट किया गया है, डेंजर लेवल की बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने में लगा है। तभी एमसी कहता है अगर मैं गलत नहीं समझने में लगा हूँ तो ये वही बंदा है जिसने फैंग पर अटैक किया है ना। और तभी हमारा एमसी तुरंत उस बंदे पर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है कि एक एनपीसी, तुम्हारे जो स्किल्स और जो प्रोटेक्निस्ट के रेंज अटैक्स वो काफी ज्यादा रिपीटेटिव है, अब तुम मेरे हाथों से पक्का मरो। लेकिन वो पैंथर जैसा दिखने वाला बंदा हमारे एमसी पर अटैक करता है और उसे डॉज करने में कामयाब रहता है। और एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे इस फैंग यूज के डेथ का टाइम को बेस्ड करते हुए इससे पता चलता है कि जब मैंने सोल शिपिंग फर्नेस को यूज किया था उसके बाद तुमने अटैक किया था, और तो और मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है उस सेलेस्टियल फ्रेगमेंट की पावर को कास्ट गेट के अंदर, जिससे जो प्रूव होता है कि तुम सेलेस्टियल फ्रेगमेंट को ट्रैक कर सकते हो और इसी तरीके की तुमने मेरी लोकेशन को डिटरमाइन करने में कामयाब रहे। ये देखकर लिंगलिंग उससे पूछती है लेकिन आखिरकार इसमें गलत क्या है, अगर यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो हमारे पास पहले अटैक करने के लिए क्यों नहीं आए गए, तो आखिर हमारे बिग ब्रदर क्यों इसके विक्टिम बन गए, इसने हमारे बिग ब्रदर पर क्यों अटैक किया था? तो एमसी समझाते हैं उससे कहने लगता है जो फैंग वीओ है उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसे उसकी जरूरत थी, वो मुझसे निपटना ताकि सेलेस्टियल फ्रेगमेंट हासिल करने से ज्यादा प्रायोरिटी उसको वो हासिल करने में थी। ये बात सुनकर लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ब्रदर की जो ट्रू सोल्स है वो काफी ज्यादा स्पेशल
एमसी उससे पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम एक्सप्लेन नहीं करने वाला है क्या सच? लेकिन ये बंदा सुनता नहीं है और तुरंत एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और तभी वहां पर 3 लोग आते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जो कि ऑफिशियल डिपार्टमेंट से होते हैं। उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमारा एमसी भी उनके बीच में फाइट में कूद पड़ता है। फिफ्थ सिस्टर भी मशीन गन लाकर बराबर बराबर बजाना चालू कर देती। भाई दिवाली आ चुकी है, पटाखे फूटना चालू हो जाते हैं उसी की फाइट के दौरान। तभी सिक्स ब्रदर कहने लगता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर हम 1-on-1 फाइट करने वाले हैं। तो एमसी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ 1-on-1 फाइट करने वाला था सेलेस्टियल इमोर्टल के साथ। सारी की सारी जो किसे डर लगता है इतना ज्यादा इस टीम से, यहाँ पर तो इनसिफिशिएंट फायर पावर है और एक ह्यूमन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर हम इससे काफी ज्यादा इस तरीके से निपट सकते हैं। तो लेंगे उससे कहने लगता है कि इसलिए जो सेकंड सीनियर ब्रदर है उन्होंने अट्रैक्ट किया था सेलेस्टियल थंडर को और ग्रेट फैनफेयर तैयार किया था, प्रेरण किया था कल्टीवेट करने के लिए, बट एक्चुअली में इस अपने दुश्मन को बाहर बुलाना चाहते थे। और तभी एमसी कहने लगता है ये बात सुनने के बाद, अब जबकि हम सबको पता हमारा दुश्मन कौन है और उन्हें नहीं पता हमारे बारे में, तो सीधी सी बात है कि यही एक अच्छा तरीका है डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए। तो सिक्स ब्रदर उससे कहने लगता है कि हम यहाँ पर उसका इंतजार करते करते काफी बोर भी हो चुके थे और मुझे तो नींद आ रही है। तभी दूसरी तरफ उनकी फाइट चल रही होती है। तो उससे क्या लगता है कि मैंने ऑलरेडी सभी के सभी इलाइट सुपरविजन इंस्टीट्यूट के फोर्स को यहाँ पर मोबिलाइज कर दिया है। तुम्हें अपना जो वादा किया था तुमने मुझसे उसे निभाना हो। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह ही हूं जो कि अपने प्रॉमिस को तोड़। तो डॉगी उससे क्या लगता है कि तुम क्लियरली ऐसे ही बंदे हो भाई, तुमने अपने वादे को पहले ही तोड़ लिया था। तभी फिफ्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रही होती है सूजी हमारा जो अटैक्स है वो उस पर इनफेक्टिव है। और ये बंदा वहां पर बचकर निकलने में कामयाब रहता है और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है ताकि उसे मार सके। लेकिन हमारा एमसी अपने लठ का इस्तेमाल करता है उससे बचने के लिए और उनकी ताबड़तोड़ फाइट स्टार्ट हो जाती है 1 वर्सेस 4 और वो थंडर वहां पर आने लगता है, बवंडर बनने लगता है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि 618 सभी को प्रोटेक्ट करो और ये टारगेट मुझे कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है किसी जगह सिर्फ मुझे ही फाइट करनी चाहिए इस बंदे के साथ। और तभी दोनों के दोनों उछल कूद कर फाइट करना चालू कर दे। हमारा एमसी काफी एंजॉय करते हुए शूट करता है अपनी विंडी टेक्निक, लेकिन ये बंदा भी उससे बचने के लिए अपने पेंथर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और एमसी खुश होते हुए कहने लगता है कि इस वक्त मैजिक रेजिस्टेंस से मैं पूरी तरीके से मैक्सड आउट हूँ, तुम्हारे जो स्पेल्स के अटैक से मुझ पर वर्क नहीं करें। लेकिन वो पाइथन फिजिकल फॉर्म में होता है और हमारा एमसी को एक ही झटके में दूर फेंक देता, जिसको देखकर वो दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाता। और हमारा एमसी भी कंफ्यूज होता है, क्या लगता है कि इसके अटैक एक्चुअली मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो सेलेस्टियल फ्रेगमेंट है वो अलाउ करते हैं मेरी कल्टीवेशन सिस्टम को पूरी डेविड कर सके पूरी 9 कैंडिडेट के हिसाब। यहाँ पर कोई भी जो अटैक्स है वो इनफेक्टिव होने चाहिए मेरे अगेंस्ट, लेकिन इसके अटैक मुझ पर काम कैसे कर रहे हैं। और वो बंदा फिर से कूद पड़ता है। तो हमारा एमसी बचने के लिए फाइट करने के लिए फिर से आगे आ जाता है। इसको देखकर कहने लगता है इससे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा भी एक अंदर डायमेंशन से बंदा आया हो या फिर ये बंदा भी एक टाइम ट्रेवलर। इसकी सारी पॉसिबिलिटी सोच सोचकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल। उनकी फाइट ताबड़तोड़ चली रही। तो पीछे से हमारा एमसी को एक मौका मिल जाता है अपनी बैम्बू स्वॉर्ड को उसके अंदर डालने, लेकिन उसे एक मौका मिल जाता है ताकि हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड को ना निकाल पाए। और ये देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और ये बंदा तुरंत हमारे एमसी के सीने पर एक दौड़ा थप्पड़ मार देता है, जिसको देखकर सभी शौक होते हुए कहने लगता है कि इस बार मैंने पहली बार किसी को देखा है जो स्यूज याचों को इस तरीके से पीटने में लगा हुआ है। तभी फिफ्थ सिस्टर कहने लगती है कि मास्टर को छोड़ के मास्टर ने से भी खुद पीटा है। तो लेकिन उससे कहने लगती है कोई तो यहाँ पर एक्चुअली में इंजर करने में कामयाब रहा हमारे सीनियर ब्रदर को, ये सरप्राइजिंग वाली बात है ना। और यहाँ पर एमसी उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुमने मुझे वाकई में पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया है। जो डायमेंशन रिडक्शन है वो वाकई में कोई अमेजिंग चीज है क्या। और अपने अंगूठे को काट कर उसमें से ब्लड निकाल और जमीन पर अपने लठ में बजाते उससे कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जो करना है वो जल्दी से कर दो। और इसी सरप्राइजिंग फाइट के साथ हमारे सीजन 1 है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मजा आया होगा। तो नेक्स्ट सीजन के साथ मिलेंगे जब भी नए चैप्टर्स रिलीज हो जाएंगे उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक की जर्नी बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को गाइस। ये तो एक एक्स्ट्रा पार्ट था वो तो ज्वाइन कर दिया एक नई जर्नी के चालू करने होने से पहले, खैर वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तो अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।